जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। यूपीएससी 9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मिडिवल हिस्ट्री के प्रीलिम्स नोट्स। वेरी वेरी बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट, क्रिस्प एंड द शॉर्ट नोट्स हैं दोस्तों। ठीक है, ये डेटा इतना ज़्यादा क्रिस्प और शॉर्ट है कि यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन इन्हीं एरियाज से आता है, इन्हीं चीज़ों से आता है। ये जो टॉपिक्स हैं और जो चीज़ें हिट हो रही हैं वहीं से क्वेश्चन को एराइज किया जाता है, और वहीं हमारी गलतियां जो हो जाती हैं और एक्यूरेसी को ब्रेक करता है। यही एक बड़ी प्रॉब्लम्स एग्जाम में देखने को मिलती है। तो मिडिवल हिस्ट्री के नोट्स में बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, हो सकता है कि पूरा वीडियो कंप्लीट करें आज। पूरा मिडिवल हिस्ट्री हो सकता है जल्दी से जल्दी आज खत्म कर दिया जाएगा। जैसे स्टार्ट होती है, वैसे तो बहुत सारी थ्योरीज हैं, कहानियाँ हैं, पर स्टार्ट होता है ये जो 3 इन्वेजन हुए, आक्रमण हुए दिल्ली सल्तनत पर, उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सभी से रिक्वेस्ट चाहिए कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। बेहतरीन कंटेंट है, इससे बेहतर होगा नहीं। यहाँ से क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये 3 इन्वेजन हुए दिल्ली सल्तनत से पहले दोस्तों। कौन कौन से हुए? जब दिल्ली सल्तनत जब एस्टेब्लिश हो चुका था, यानी कि जब गुलाब वंश को, कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाब वंश का शासक बना दिया था गौरी के द्वारा, उससे पहले 3 आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर हो चुके थे। कौन कौन से? 710 एडी में दोस्तों पहला आक्रमण हुआ। 710 एडी में 710 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने अरब, जो अरब से आकर, अरब से आया था, यानी कि अरबियन था ये मोहम्मद बिन कासिम। इसने आकर राजा ऑफ कच्छ को डिफीट किया, यानी कि राजा ऑफ जो कच्छ था गुजरात में, उसको हराया। कब? 710 एडी में। उसके बाद दोस्तों 1025 एडी की कहानी है। महमूद ऑफ गजनी, जो महमूद गजनी था, जिसे गजनवी भी बोलते थे, एक टर्किश एम्पायर से आया हुआ शासक था। उसने सोमनाथ टेम्पल को 1025 एडी में डिस्ट्रॉय कर दिया, यानी कि 1025 एडी के आसपास इस महमूद ऑफ गजनी ने क्या किया? सोमनाथ टेम्पल पर आक्रमण किया। ठीक है, और अपने साथ ये 1025-26 के आसपास महमूद गजनी अल बरूनी को साथ में लाया था। अल बरूनी कौन है? अल बरूनी जो है, अल बरूनी दोस्तों 11वीं सेंचुरी में महमूद ऑफ गजनी के साथ आया हुआ एक क्या है? कवि है। ठीक है, एक इंडोलॉजी का फाउंडर है, संस्कृत का विधिवेत्ता है। तो ये अल बरूनी, इट इज द फाउंडर ऑफ इंडोलॉजी, स्टडीज ब्राह्मण्स एंड ट्रांसलेटेड द यूक्लिड वर्क इनटू संस्कृत। तो अल बरूनी ने सबसे पहली बार, सबसे प्रथम इन्होंने ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं, जो हमारे उपनिषद हैं, इनको पढ़ा, और जो पुराण है उनकी इन्होंने पढ़ाई की, रीडिंग की, और बहुत सारे यूक्लिड वर्क को संस्कृत में ट्रांसलेट किया अल बरूनी ने। अल बरूनी की 2 पुस्तकें, तहकीक हिंद, तहकीक हिंद में इसने धार्मिक और लिटरेरी, यानी कि रिलीजियस और लिटरेरी और साइंटिफिक ट्रेडिशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की है। याद रखना, तहकीक हिंद में पूछ सकते हैं कि किसके बारे में। दिस इज टॉकिंग अबाउट धार्मिक, लिटरेरी एंड साइंटिफिक ट्रेडिशन ऑफ इंडिया। वहीं किताबुल हिंद की बात करें, किताबुल हिंद में दोस्तों एक अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई पुस्तक है ये किताबुल हिंद। इसमें सोशल लाइफ, वहाँ के वेट, मीजर्स एंड ईच चैप्टर ऑफ द किताबुल हिंद इट बिगिंस विद ए क्वेश्चन। तो किताबुल हिंद बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सोशली, बहुत ही ज़्यादा मतलब सोशली इकोनॉमिकली इन्वॉल्व बुक थी, जो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी गई थी अल बरूनी के द्वारा। शाहनामा को किसने लिखा? शाहनामा इज रोट बाई फिरदौसी, फिरदौसी के द्वारा शाहनामा को लिखा गया था दोस्तों। जैसे सामवेद की बात करें, ठीक है, सामवेद की बात करें, उसके बाद रिप्लेस किया इन्होंने कुछ लैंग्वेज को, सामवेद को डिवाइड कर दिया। ख्वारिज्म और गौरी की बात हो रही है, ख्वारिज्म पे गौरी था, मोहम्मद गौर जो शासक था मोहम्मद गौर का, इस तरीके से इन्होंने लिखा हुआ है, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ख्वारिज्म डिफीटेड द, ठीक है, गौरीज एंड द पुश देम टू द ईरान अफगानिस्तान। तो ईरान अफगानिस्तान की तरफ मोहम्मद गौरी आया उधर, जो वहां का शासक था। इस तरह से बात हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं 1173 एडी की बात करें। यहाँ पर मोहम्मद गौरी ने दोस्तों, जो अफगानिस्तान से आया था, इट केम थ्रू बोलन पोर्ट। कहाँ से आया? बोलन दर्रे से, खैबर पास से नहीं आया। कई बार कंफ्यूज किया गया यूपीएससी में और भी एग्जाम्स में। मोहम्मद गौरी 1173 एडी में अफगानिस्तान से आया और बोलन दर्रे के थ्रू होते हुए मोहम्मद गौरी पाकिस्तान से इंडिया एंटर किया। कहाँ? बोलन दर्रा, खैबर नहीं है। उसके बाद 1173 एडी के बाद मोहम्मद गौरी ने पहला तराइन का युद्ध लड़ा। तराइन कहाँ पर? हरियाणा में। ये हरियाणा में जगह पड़ती है। तो पहला बैटल ऑफ तराइन, तराइन का युद्ध हुआ 1191 दोस्तों, 1191 एडी में। दूसरा तराइन का युद्ध हुआ 1192 एडी में। तो पहले तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने, जिसे बोलते थे पीआरसी, पृथ्वीराज चौहान ने पहले तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी को, उसको बुरी तरह से पराजित कर दिया था। उसके बाद 1192 की बात करें, सेकंड बैटल ऑफ तराइन, ये गौरी के कुछ एलाइड थे, जैसे जयचंद जो कन्नौज का शासक था उस समय, और दोनों ने मिलकर जो पृथ्वीराज चौहान थे, जो दिल्ली पे उस समय शासन कर रहे थे, उनको हरा दिया।
ठीक है। उसके बाद 1194 इसी मोहम्मद गौरी ने किसको, बैटल ऑफ चंदावर हुआ 1194 में, और गौरी डिफीटेड जयचंद एंड अपॉइंटेड हिज स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गौरी ने 1192 में, दिमाग देखिए इनका, गौरी ने जयचंद के साथ मिलकर, जो कन्नौज का शासक था, 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन में किसको हराया, पृथ्वीराज चौहान को। उसके 2 साल बाद चंदावर का युद्ध लड़ा और गौरी ने जयचंद के मुंह पर पटाखा दे मारा, और उन्होंने अपने जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक उसको दिल्ली सल्तनत का शासक बना दिया। ठीक है, वही बात करें तो पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान ने किला राय पिथौरा वो एस्टेब्लिश किया था, फाउंड किया था। कहां पर, ये पहला फाउंडेशनल सिटी था दिल्ली के अंदर। कौन था, किला राय पिथौरा। ऐसा क्वेश्चन कई बार अरेज हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो शासक थे जिन्होंने क्या क्या डेवलप किया, क्या क्या इन्होंने एक तरीके से अपने शासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए क्या क्या उपाय किए दोस्तों। ठीक है, क्या क्या इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन के चलाने के लिए डिपार्टमेंट डेवलप किए। जैसे दीवाने बिजारत की बात करें, दीवाने बिजारत इल्तुतमिश ने इसको क्या किया, डेवलप किया, और ये फाइनेंस से रिलेटेड था। वित्त विभाग से दीवाने बिजारत इल्तुतमिश के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। दीवाने अर्ज बलबन के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, और आर्मी विभाग से रिलेटेड था ये। और दीवाने रियासत दोस्तों, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दीवाने रियासत को बनाया गया, और ये मार्केट पर देखरेख करने के लिए, चेक ऑन मार्केट पर दीवाने रियासत को रखा गया। भाई दीवाने मुस्तक राज की बात करें, ये अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा डेवलप किया गया। ये रिवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड क्या था, दीवाने मुस्तक राज एक विभाग था। दीवाने कोही, देखो दीवाने कोही ये मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया, एस्टेब्लिश किया गया था दीवाने कोही, और ये कृषि विभाग, कृषि से रिलेटेड था। वहीं दीवाने खैरात की बात करें, ये फिरोज तुगलक के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, और जो पुअर गर्ल्स की चैरिटी करने के लिए, यानी कि जो गरीब हैं, दीवाने खैरात फिरोज तुगलक के द्वारा, गरीब बच्चियां हैं उनकी शादियां कराना, चैरिटी करने के लिए दीवाने खैरात फिरोज तुगलक के द्वारा डेवलप किया गया था। वहीं दीवाने बंदगान की बात करें, ये भी फिरोज तुगलक के द्वारा डेवलप किया गया, और ये एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो था। जो स्लेव्स हैं, जो गुलाम हैं, उन लोगों के लिए, ज्यादा से ज्यादा गुलामों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, दीवाने बंदगान काम पे रखने के लिए, दीवाने बंदगान को फिरोज तुगलक के द्वारा डेवलप किया गया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करने दीवाने इस्तिकाका क्या है, इज वेरी इंपोर्टेंट। दीवाने इस्तिकाका को फिरोज तुगलक ने एस्टेब्लिश किया, इन्होंने इसकी स्थापना की। और दीवाने इस्तिकाका में ओल्ड एज पेंशन से रिलेटेड, यानी कि ओल्ड एज जो वृद्ध लोग थे उनके पेंशन के लिए फिरोज तुगलक ने बहुत सारे काम किए, उन्होंने दीवाने इस्तिकाका को डेवलप किया। वहीं बरीद ममालिक की बात करें, ये सिकंदर लोदी ने डेवलप किया, यानी कि सिकंदर लोदी ने इसको एस्टेब्लिश किया, और ये इंटेलिजेंस ऑफिसर्स होते थे। तो बरीद ममालिक उसका हेड होता था, जो इंटेलिजेंस ऑफिसर हुआ करते थे। तो कौन होता था, बरीद ए ममालिक दोस्तों। ठीक है, तो सिकंदर लोदी के समय में और सिकंदर लोदी के शासन में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, बरीद ए ममालिक को। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दोस्तों। दीवाने बिजारत की बात करें, ये फाइनेंस से रिलेटेड है। आरिज, दीवाने आरिज मिलिट्री से ऊपर बात किया, जो बलबन के समय था। बंदगान वो होते थे जो स्लीव्स एंड प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते थे। इंसा जो पोस्ट एंड लेटर से रिलेटेड होता था। रिसालत रिलीजन से रिलेटेड है। कोई एग्रीकल्चर से। मुनिया दोस्तों स्पाई जो जासूस होते थे उन्हें मुनिया कहा जाता था। मुस्तक राज टैक्स कलेक्शन वाला अधिकारी होता था। काजी जो है जुडिशियल, न्याय से रिलेटेड जो काजी होता था वो न्याय विधि वेत्ता होता था। जुडिशियल से रिलेटेड काजी, वहां पर शासन में एक काजी रखा जाता था जो जुडिशरी न्याय विभाग से रिलेटेड होता था। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिल्ली सल्तनत दोस्तों। इसकी समरी देखते हैं क्या है। इल्तुतमिश दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने लाहौर से दिल्ली राजधानी बनाई, और इल्तुतमिश ने शासन की बागडोर अपने हाथ में संभाली। ठीक है, दिल्ली को कैपिटल बनाया, लाहौर के स्थान पर चालीसा को एस्टेब्लिश किया। इस चालीसा में दोस्तों इल्तुतमिश ने वो 40 अमीरों को, जो बहुत ज्यादा मजबूत, स्ट्रांग थे, पावरफुल थे, पैसे वाले थे, इस चालीसा में, चहलगानी में 40 लोगों को इल्तुतमिश ने इसमें, दिल्ली सल्तनत में जो चालीसा एस्टेब्लिश की थी, इल्तुतमिश ने इसमें 40 लोगों को रखा हुआ था अपनी सपोर्ट के लिए। बलबन भी इसका एक पार्ट था। इक्ता सिस्टम की शुरुआत खासकर इल्तुतमिश ने की थी। हालांकि मोहम्मद गौरी ने भी इक्ता सिस्टम की लागू किया था, बट दिल्ली सल्तनत इंडिया के अंदर इक्ता सिस्टम इल्तुतमिश की देन है दोस्तों। टंका जो सिल्वर का होता था, जीतल जो कॉपर है, ये सिक्के भी इल्तुतमिश के द्वारा चलाए गए। बलबन ने जो चालीसा की ताकत थी उसको ब्रोक कर दिया। ठीक है, और दीवानी अर्ज एक विभाग था जो सैनिक विभाग से रिलेटेड था, ये एस्टेब्लिश किया। नौरोज जो फारसी त्योहार था ये चालू किया। सजदा और पैबोज जैसी जो व्यवस्थाएं थी, सजदा मतलब झुककर अभिवादन करना, पैबोज मतलब जो राजा है उसके पैरों को चूमना, इस तरह की जो है रीति रिवाज जो है, रिचुअल्स हैं,
जो कस्टमरी रिचुअल्स हैं वो बलबन ने लागू किए। वहीं अलाउद्दीन खिलजी ने आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी रखी, कैश में ही सैलरी देता था, दाग और हुलिया सिस्टम जो होता था उसको लागू किया। ठीक है, जो लैंड ऑफ मेजरमेंट इसको स्टार्ट किया। ठीक है, वही मार्केट चेक एंड स्पाइसिस इसी के काल में थे। अमीर खुसरो इसी के शासन में, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में अमीर खुसरो भी हुआ करते थे। अमीर खुसरो ने 7 राजाओं का शासनकाल देखा है। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया। दीवानी कोई जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, सोंदार एंड तकावी एग्रीकल्चर लॉन होते थे। फिरोजशाह तुगलक एकता सिस्टम को हेरिडेटरी बनाया फिरोजशाह तुगलक ने। ठीक है, और यहाँ फिरोजशाह तुगलक ने दोबारा जो अलाउद्दीन खिलजी ने कैश में देना, सैलरी देना शुरू किया था, इसने लैंड देना शुरू कर दिया, यानी कि नॉट कैश, लैंड में दोबारा से भूमि देना शुरू कर दिया सैनिकों को। जजिया को इन्होंने ब्राह्मण और वुमेन्स पे लगाना शुरू कर दिया, किसने? फिरोजशाह तुगलक ने। ठीक है, तो ये फिरोजशाह तुगलक ने दोस्तों एकता को हेरिडेटरी बनाया, आनुवंशिक बना दिया। और ये कैश के बदले जो है सोल्जर्स को लैंड, यानी कि जो लैंड देते थे ना, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बदला था, जो कैश देना शुरू किया था। और फिरोजशाह तुगलक ने अपने सोल्जर्स को जो पेड है, पेमेंट है, वो लैंड के थ्रू देना शुरू कर दिया। मतलब लैंड का एक भाग देता था जिससे वहां से राजस्व, रेवेन्यू वसूल करते थे। और जजिया को ब्राह्मण और वुमेन्स के लिए इसने एक्सटेंड किया। जियाउद्दीन बर्नी ने दोस्तों तारीख फिरोजशाही को लिखा और फतवाए जहांदारी लिखी। इसके द्वारा तारीख फिरोजशाही लिखी जियाउद्दीन बर्नी, और फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। अब बात करते हैं डिटेल में। दिल्ली सल्तनत जो है, 4 of 5 सल्तनत डायनेस्टीज वर टर्किश एक्सेप्ट लोधी। लोधी अफगान थे, बाकी की 5 में से 4 लोग टर्की से आए हुए थे, तुर्किश थे दोस्तों। ठीक है, कौन थे? टर्किश। ये पहली बात करते हैं 1206 से 90 तक। ये स्लेव डायनेस्टी या ममलूक डायनेस्टी ने काम किया, जिसे बोलते हैं गुलाम वंश। सलाम क्या है? स्लेव डायनेस्टी या ममलूक, या इसे गुलाम वंश बुलाता है, जिन्होंने 1206 से लेके 1290 तक काम किया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 से 1210 तक शासन किया दिल्ली सल्तनत पर। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 तक शासन किया। जैसे कुतुब में मीनार बनाया इन्होंने महरौली में। जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, बेसमेंट बाई कुतुबुद्दीन ऐबक एंड 3 फ्लोर बाई इल्तुतमिश, और चौथा और 5वां फ्लोर बनाया फिरोजशाह तुगलक ने। ये क्वेश्चन कई बार आया कुतुब मीनार का दोस्तों। जो बेसमेंट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, और जो 3 फ्लोर हैं वो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाए गए, और 4-5वां फ्लोर फिरोजशाह तुगलक के द्वारा। अलाई दरवाजा को ऐड किया अलाउद्दीन खिलजी ने, कहां पर? कुतुब कॉम्प्लेक्स महरौली में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट इंडियन मॉन्यूमेंट टू बी मेड बाई इस्लामिक मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। कुतुब मीनार पहला इस्लामिक मेथड से बना हुआ क्या था? मॉन्यूमेंट था। आफ्टर सूफी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके मतलब उनकी उसमें जो सूफी संत थे उनकी याद में एक कुतुबुद्दीन ऐबक ने उनकी मतलब एक तरीके से उनकी सलामती के लिए उनकी याद में ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का महरौली में निर्माण किया। वहीं 2 और मॉस्क थी। ये था अढ़ाई दिन का झोपड़ा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया अजमेर में, और कुब्बत उल इस्लाम को दिल्ली में बनवाया। इसको लाख बख्श भी कहा जाता था। लाख बख्श इसलिए कहते थे कि लाखों का दान देता था। ठीक है, इसके समय में कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में दोस्तों कौन कौन से राइटर थे जो संरक्षण प्राप्त था? पैट्रोन ऑफ राइटर कौन थे? एक था हसन निजामी, हसन उन निजामी था, जो ताजुल मासीर लिखा इसने। हसन उन निजामी ने क्या लिखा? ताजुल मासीर लिखी। फखरुद्दीन ने क्या लिखा? फखरुद्दीन ने लिखा है तारीख मुबारक शाही, यानी कि फखरुद्दीन रॉट तारीख मुबारक शाही। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, कुतुबुद्दीन हैड बीन डाइड व्हाइल प्लेइंग पोलो। कुतुबुद्दीन लाहौर में पोलो खेलते समय, चौगान खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों। ठीक है, तब 1210 में। ठीक है, तो हसन उन निजामी जिन्होंने ताजुल मासीर लिखी है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के पैट्रोनोस थे, और फखरुद्दीन थे जिन्होंने तारीख मुबारक शाही लिखी दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, इल्तुतमिश की बात करते हैं। 1210 से 1235 तक, करीब 25 साल तक, 25 ईयर्स तक इन्होंने शासन किया। नेक्स्ट बात क्या है? मेड दिल्ली कैपिटल फ्रॉम लाहौर, यानी कि लाहौर के स्थान पर इन्होंने दिल्ली को कैपिटल बनाया। और सबसे बढ़िया, दिल्ली सल्तनत के रियल फाउंडर के नाम पर किसको जाना जाता है? रियल फाउंडर के नाम पर, रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत, इट वाज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का रियल फाउंडर बोला जाता है दोस्तों। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, और इल्तुतमिश ने अपॉइंट किया तुर्कानी चैलगानी, जिसे चालीसा बुला जाते हैं। देयर आर 40 नोबल्स, उन्हें उमरा बुलाया था दोस्तों। उलेमा वर्ग को इसने, ऑर्थोडॉक्स इस्लामी स्कॉलर्स होते थे जिन्हें उलेमा बोलते थे,
और जो सेंट मंसूर टू खलीफा इन टर्की, इसने ट्रिब्यूट देना, यानी इससे बोलते मंसूर बोलते थे, मंसूर देना, मंसूर भेजना, जो ट्रिब्यूट होता है उसको भेजना किसके लिए, टर्की के खलीफा के लिए इल्तुतमिश ने जारी रखा। टर्की के खलीफा के लिए ट्रिब्यूट को भेजना, मंसूर को भेजना इल्तुतमिश के द्वारा ये भेजा गया। कौन, ये मंसूर, ये ट्रिब्यूट इल्तुतमिश के द्वारा टर्की के खलीफा के लिए भेजा गया था। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं दीवाने बिजारत, ये फाइनेंस से रिलेटेड था। ये इल्तुतमिश ने दीवाने बिजारत को ओपन किया, इसको एस्टेब्लिश किया, जो किससे था, एक वित्तीय विभाग से रिलेटेड था ये दीवाने बिजारत। इक्तादारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इल्तुतमिश ने, और नॉन हेरिडेटरी था ये, मिलिट्री और रेवेन्यू दोनों काम इसमें होते थे। किसमें, इक्तादारी सिस्टम में दोस्तों। इक्ता एक तरीके से मेजरमेंट ऑफ लैंड होती थी, भूमि की एक क्या थी, माप थी, मेजरमेंट ऑफ लैंड होता था। और इक्ता इल्तुतमिश के समय क्या था, नॉन हेरिडेटरी या आनुवंशिक नहीं था दोस्तों। इक्ता को हेड इक्तादार करता था, सिख को सिकदार करता था, पगना को सिकदार करता था, गांव को ये चौधरी हेड करता था। ये इंचार्ज होते थे इन सब के दोस्तों। ठीक है, अब बात करें खालसा लैंड की होती थी। खालसा लैंड जो होती थी वो डायरेक्ट कंट्रोल में होती थी, सुल्तान के राज्य के कंट्रोल में होती थी। वहीं इक्ता लैंड होती थी, ये मिलिट्री ऑफिसर्स यानी कि इक्तादार होते थे जो इक्ता लैंड को हेड करते थे। इनाम लैंड होती थी, ये असाइन होती थी इनाम लैंड रिलीजियस लीडर, जो धार्मिक नेता होते थे, इनके नाम पर इनाम लैंड को धार्मिक नेताओं के नाम पर असाइन किया जाता था। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रशासन की, मजलिस ए खिलाफत, ये कैबिनेट होती थी एक तरीके से, जो आजकल की मंत्रिपरिषद है, जो मजलिस ए खिलाफत है ये कैबिनेट होती थी। मीर ए इंसा करस्पॉन्डेंट एंड लेटर्स विभाग यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर दिखता था। मीर ए अर्ज आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन को दिखता था। वहीं सद्र और सुदूर ये हेड ऑफ चैरिटीज रिलीजियस एंडोमेंट टू मदरसा, ये सद्र और सुदूर का काम था, जो चैरिटीज का हेड होता था, धार्मिक एंडोमेंट देना, मदरसाओं को हेल्प देना, सहायता प्रोवाइड कराना, ये है किसका काम था, रिलीजियस एंडोमेंट टू मदरसा, इस सद्र और सुदूर का काम था। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं इल्तुतमिश ने दोस्तों टंका जो सिल्वर का होता था और जीतल कॉपर का होता था, ये इंट्रोड्यूस किए, किसने, इल्तुतमिश ने। एंड ही सेव्ड द दिल्ली सल्तनत फ्रॉम रेत ऑफ चंगेज खान, इल्तुतमिश ने चंगेज खान के रेत से, उसके आक्रमण से दिल्ली को बचाया। बाय रिफ्यूजिंग शेल्टर टू ख्वारिज्म शाह, किसको, जो ख्वारिज्म शाह था उसको शेल्टर देने के मना करने से, उसको जो है शेल्टर देने से मना करने पर इसने चंगेज खान के, ठीक है, चंगेज खान के आक्रमण से, उसकी रेत से दिल्ली को बचाया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं मिनाज उस सिराज भी जो है, इन्होंने तबकात नासी लिखी है, वो इनके पैट्रोनाइज थे। कभी कौन था, मिनाज उस सिराज, ये क्या थे, ये इसके पैट्रोनोज थे इल्तुतमिश की भी और कुतुबुद्दीन ऐबक की भी। रजिया सुल्तान की बात करते हैं, 1236 से 40 तक। इल्तुतमिश के बाद राज्य की बागडोर रजिया सुल्तान के हाथ में आ गई। ये अल्तुनिया रजिया की लव स्टोरीज काफी फेमस है। नेक्स्ट, याकूत इनका स्लेव होता था, गुलाम। उसके बाद आता है नासरुद्दीन शाह, 1240 से 66 तक। ये एक डी फैक्टो रूलर था। इट वॉज वजीर ऑफ गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, क्या था, नसरुद्दीन शाह डी फैक्टो रूलर, वॉज वजीर, कौन था इसका, नसरुद्दीन शाह का वजीर था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। और गयासुद्दीन बलबन ने नसरुद्दीन को मुमालिक सद की जो है एक उपाधि दी थी दोस्तों। वहीं गयासुद्दीन बलबन की बात करें, 1266 से 86 तक, इज वेरी इंपोर्टेंट। इसने इंट्रोड्यूस किया सजदा को, सजदा और पैबोस। सजदा होता था प्रोस्ट्रेशन, प्रोस्ट्रेशन मतलब झुककर प्रणाम करना, मतलब राजा को झुककर प्रणाम करना। पैबोस होता था किसिंग ऑफ किंग्स फीट, राजा के पैर चूमना। उसके बाद इन्हें चालीसा की पावर को ब्रेक किया। ही हिमसेल्फ वाज फ्रॉम चालीसा, जबकि वो खुद चालीसा चहलगानी से रिलेट करता था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, ही एज्यूम जिले एलाई, जो शैडो ऑफ गॉड बोलते हैं, यानी कि जिले एलाई को शैडो ऑफ गॉड बुलाता है। इट इज द डिवाइन थ्योरी ऑफ किंगशिप, ये राजा की एक डिवाइन यानी कि बहुत ही दैवीय थ्योरी थी जो किंगशिप राजा की। तो राजा को ये बोलता था कि जिले इलाई शैडो ऑफ गॉड, यानी कि ये अपने आप को गयासुद्दीन बलबन अल्लाह का, ऊपर वाले का छाया मात्र समझता था, जिसे जिले इलाई बुलाता था। एंड गयासुद्दीन बलबन अपॉइंटेड द स्पाइस, इसने स्पाई अपॉइंट किए। आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, अपने जो अपोजिट किंग थे उनके लिए, जो अपने विरोधी थे उनके लिए इन्होंने कौन सी नीति लागू की, आयरन एंड ब्लड की। ही हैव वेरी सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, उसने बहुत ही ज्यादा केंद्रीकृत प्रशासन लागू किया, किसने, गयासुद्दीन बलबन ने दोस्तों। गॉट इट, ठीक है। तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लागू किया गयासुद्दीन बलबन ने। नॉन एक्सपेंसिव रूल, जस्ट कंसोलिडेशन, मतलब बात करें तो जो एक्सपेंसिव पॉलिसी थी, इसने कोई भी एक्सपेंसिव यानी कि अपने शासन को, अपने राज्य को इन्होंने एक्सपेंड नहीं किया, बढ़ाया नहीं, सिर्फ उसने कंसोलिडेट करने पर, सेंट्रलाइज करने पर एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान दिया। इन्होंने ईरानी न्यू ईयर था ओनली फेस्टिवल, उसको इसने इंट्रोड्यूस किया, जिसे क्या बोलते थे,
क्या बोलते थे दोस्तों ईरानियन को, इसको नवरोज त्योहार। और दीवान अर्ज एक मिलिट्री डिपार्टमेंट एस्टेब्लिश किया था। उसके बाद आता है कैकाबाद। कैकाबाद जो है जिसको कैकुमर्स भी बोलते थे, 1287 से 90 तक जो सल्तनत जो थी स्लेव डायनेस्टी उसका लास्ट शासक होता था कैकाबाद, इससे कैकुबाद या कैकुमर्स बोला जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं खिलजी वंश दोस्तों। खिलजी वंश 1291 से 1320 तक, इसकी स्थापना की जलालुद्दीन खिलजी ने, 1291 से 96 तक रही। ठीक है, मुफ्ता उल फतू अमीर खुसरो ने इन्हीं के शासनकाल में लिखी। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल में मुफ्ता उल फतू बुक लिखी अमीर खुसरो ने। उसके बाद 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की हत्या इनके भतीजे और जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, इसने कड़ा में, कड़ा इलाहाबाद में एक विद्रोह के समय इसको स्वागत करने के लिए बुलाया और वहां पर इसकी हत्या कर दी। किसकी? जलालुद्दीन खिलजी की। तो 1296 से 1316 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी ने शासन किया और ये जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद भी था। ठीक है, और अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी रखी दिल्ली में। दाग सिस्टम यानी कि जो घोड़े थे उनको दागना शुरू किया। हुलिया और चेहरा लागू किया। फेस डिस्क्रिप्शन टू प्रिवेंट करप्शन इन आर्मी, तो फेस डिस्क्रिप्शन देना इसलिए हुलिया और चेहरा लागू किया अलाउद्दीन खिलजी ने। कैश देता था, कैश सैलरी टू सोल्जर्स। एंड इसने एक्सपेंसिव पॉलिसी यानी कि अपने राज्य को एक्सपेंड किया, बढ़ाया। कैप्चर किया इसने सबसे पहले गुजरात 1299 में, 1301 में रणथंभौर, फिर उसके बाद 1303 में मेवाड़, फिर मालवा, जालौर, चित्तौड़गढ़। जो पद्मावत की स्टोरी है वो चित्तौड़गढ़ से राणा रतन सिंह से रिलेटेड है दोस्तों। ठीक है, तो इसने अपनी जो है राज्य को फैलाने का, एक्सपेंड करने का पॉलिसी लागू की। दक्कन को जीतने के लिए इसने मलिक काफूर को भेजा। मलिक काफूर को इसने गुजरात से हासिल किया था, इसको 1000 दिनारी, क्योंकि 1000 दिनार देने के बाद मलिक काफूर को कहां से? गुजरात से दोस्तों। सबसे पहली फाइट उसकी गुजरात में 1298-99 में हुई, वहां से इसने क्या किया? मलिक काफूर को 1000 में खरीदा था। ये मलिक काफूर इसका गुलाम था। ठीक है, तो गुजरात में मलिक काफूर को खरीदा, फिर दक्कन को जीतने के लिए उसने मलिक काफूर को भेज दिया। नेक्स्ट बात करते हैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। लैंड को मेजर करने के लिए और जो स्टेट के फिक्स शेयर थे, शेयर ऑफ स्टेट फिक्स, लाइक पहला जो था फर्स्ट सुल्तान टू स्टार्ट मेजर आउट ऑफ लैंड। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने मेजरमेंट शुरू किया लैंड का, भूमि का मेजरमेंट शुरू कर दिया, लैंड का मेजरमेंट शुरू किया था, लैंड मेजरमेंट अलाउद्दीन खिलजी ने। खराज टैक्स को उसने 50% तक बढ़ा दिया। दीवान मुस्तकरात की स्थापना की, जो रेवेन्यू कलेक्शन डिपार्टमेंट था। इसने प्रोडक्शन का एस्टिमेशन करना आफ्टर सोइंग और कलेक्टेड हाफ ऑफ इट, उसके बाद उसने बोने के बाद कलेक्ट करना, इसका आधा शुरू कर दिया प्रोडक्शन का। फिक्स मार्केट कॉस्ट ऑफ ऑल कमोडिटीज के लिए इसने लागू किया और मार्केट को कंट्रोल करने के लिए इसने सहाना नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया। स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजरमेंट लागू किया। चेक ऑन मार्केट, उसको मार्केट्स पर चेक करने के लिए, मार्केट्स की देखभाल करने के लिए दीवानी रियासत और सेनाए मंडी, दो नाम के अधिकारी रखे इन्होंने, दीवानी रियासत और सेनाए मंडी। और गुड्स सोल्ड इन ओपन मार्केट, जिससे सारा अदल देखता था। क्रस इंटरमीडिएट, जो बीच के जो दलाल थे, एक तरीके से वो थे, बिचौलिए थे, उनको इक्तादारी बिकम्स लूज। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी क्रस द इंटरमीडिएट एंड इक्तादारी बिकम्स वेरी बिकम लूज। वो बहुत ज्यादा लूज हो चुका था इक्तादारी सिस्टम और बीच वाले इंटरमीडिएट को पूरी तरह से दबा चुका था। और 4 एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स की, कौन कौन सी? नंबर 1, फ्री ग्रांट ऑफ लैंड फॉर रिलीजियस पर्पज। रिलीजियस पर्पज के लिए उसने क्या हुआ? लैंड यानी कि भूमि को फ्री ग्रांट देना शुरू किया, यानी कि अगर वो किसी धार्मिक पर्पज के लिए है तो ही हैव फ्री ग्रांट ऑफ लैंड फॉर रिलीजियस पर्पज। ठीक है, रीऑर्गेनाइज किया स्पाइस सिस्टम, जो जासूसी थे। प्रोहिबिटेड किया वाइन यूज पीना, यानी कि शराब वगैरह। जो नोबल्स थे, जो नोबल्स होते थे दोस्तों, जो नोबल होते थे, जो इनके घर में क्या होते थे? नोबल्स, जो अमीर होते थे, दे शुड नॉट हैव सोशल गैदरिंग एंड इंटरकास्ट मैरिज विदाउट परमिशन। वो बिना परमिशन के कोई भी सोशल गैदरिंग और इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते थे। इसने 4 एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म किए और इन पर बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से बहुत ही ज्यादा प्रोहिबिटेड कर दिया, एक तरीके से कानून को लागू कर दिया सख्ती से। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन्होंने उमरा होते थे उनको कंट्रोल किया एंड सेपरेट किया रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था कि ही सेपरेटेड रिलीजन फ्रॉम पॉलिटिक्स। एंड मार्केट कंट्रोल और स्पाई करने के लिए उन्होंने मुनियाज को रखा। अलाई फोर्ट बनाया राजस्थान में। अलाई दरवाजा, जो एंट्रेंस गेट है कुतुब मीनार का, वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। अमीर खुसरो इनके कोर्ट में, दरबार में कवि होते थे। एंड ही वॉज द ऑरिजिनेटर ऑफ ख्याल एंड तराना स्टाइल ऑफ म्यूजिक। तो अमीर खुसरो जो है ख्याल और तराना स्टाइल ऑफ म्यूजिक के ऑरिजिनेटर बोले जाते हैं, ओरिजिन किया इन्होंने। इनको फादर ऑफ कव्वाली भी बोला जाता है अमीर खुसरो को। और तुगलक नामा भी इन्होंने लिखी, किसने? अमीर खुसरो ने।
एंड अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी फोर्ट बनवाया, तो तीसरा फाउंडेशन सिटी था दिल्ली का। ठीक है, कौन सा बनाया? सीरी फोर्ट दोस्तों। अब आते हैं तुगलक डायनेस्टी पे। ठीक है, 1321 से 1410 के बीच में तुगलकों ने राज किया। मैक्सिमम, जिनका सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेरिटोरियल किंगडम था सल्तनत का, इसका किसका? तुगलकों का। तुगलकों ने दोस्तों सबसे ज्यादा राज किया, सबसे ज्यादा इनका जो अगर देखा जाए तो एरिया वाइज मैक्सिमम टेरिटोरियल किंगडम था, सबसे बड़ा राज्य था इन तुगलकों। सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया? गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक डायनेस्टी की नींव रखी। इसने खराज टैक्स 50% से 33%, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक ने डिक्रीज कर दिया खराज टैक्स को 33%। इरिगेशन, सिंचाई के लिए काम किया, और तुगलकाबाद फोर्ट बनवाया दिल्ली में दोस्तों। कहां पर? दिल्ली में। एंड गयासुद्दीन तुगलक के संबंध निजामुद्दीन औलिया से अच्छे नहीं थे। He have not in good terms with निजामुद्दीन औलिया, जो चिश्ती सेंस से did not like pompous life of सुल्तान, क्योंकि जो चिश्ती सेंस थे निजामुद्दीन औलिया, वो बहुत ज्यादा पोम्पस लाइफ जो होती थी सुल्तान की, वो पसंद नहीं करते थे। इसलिए निजामुद्दीन औलिया से गयासुद्दीन तुगलक के बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, और गयासुद्दीन तुगलक एक एक्सीडेंट में मारा गया। नेक्स्ट बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की दोस्तों। क्या है? 1325 से 1351 तक कौन रखा गया? ये रखा गया मोहम्मद बिन तुगलक को। जोना खान इसका नाम था, जोना खान नाम से इसको रखा गया। इसको बुद्धिमान मूर्ख यानी कि वाइजेस्ट फूल बोला गया। और मोहम्मद बिन तुगलक सबसे पढ़ा लिखा और सबसे ज्यादा सेकुलर था जितने सुल्तान हुए अब तक। ठीक है, इसके काल में इब्न बतूता आया जो मोरक्को अफ्रीकी यात्री था। ठीक है, और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी बना दिया। इन्होंने रेहला लिखी। रेहला रोट बाई तुगलक रेड नॉट अबाउट सोसाइटी, और रेहला को किसने लिखा? इब्न बतूता ने, जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में लिखी थी। बट रेहला जो है सोसाइटी के बारे में कुछ भी नहीं बताती है। इसके 5 कंट्रोवर्शियल डिसीजन थे, उनकी बात कर लेते हैं। नंबर 1, इसने दुआब में टैक्स बढ़ा दिया। इंक्रीज टैक्सेशन इन दुआब, यानी कि गंगा यमुना दुआब पर इसने टैक्स बढ़ा दिया। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाइक चीप लोन देना शुरू किया, सोनदार, जो मिसयूज किया गया पीपल्स के द्वारा। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद, इसने अपनी जो कैपिटल थी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, यानी कि जो देवगिरी है, जो अपने कारगी अपने शासन की राजधानी बनाई इसने। एंड बैक ड्यू टू वाटर ऑफ सिकासिटी, लेकिन बाद में वो वापस आ गया क्योंकि वहां पर पानी की कमी पड़ गई। टोकन करेंसी लागू की इसने, ब्रास करेंसी का यूज किया, 1 टंका बनाया 1 जीतल के बराबर। इसने खुरासान पर आक्रमण किया, सेंट्रल एशिया और इराक तक, ये अपनी एक्सपेंशन पॉलिसी इसने लागू की। उसके बाद खुरासान के बाद 1387 वगैरह में, 67 वगैरह में शायद, कराचल एक्सपेडिशन किया जो हिमाचल प्रदेश में। एंड हैड टू क्रॉस ऑफ हिमालय, और ये हिमालय को क्रॉस कर चुका था। कराचल कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। दीवाने कोई एक विभाग जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से रिलेटेड था। घरी कर लगाया इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो घरी करता हाउस टैक्स होता था। चराई कर लगाया, जो पास्चर टैक्स होता था, जो पशु चरते थे, घास वगैरह खाते थे, उस पर लगता था। तकावी और सौंदार, जो फार्मर्स को लोन देते थे। इसने कैश क्रॉप जो होती थी उसको इनक्रेज किया, और तुगलकाबाद को बिल्ड किया किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दोस्तों। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, 1351 से 88 तक। तारीख फिरोजशाही लिखी किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और इसके समय से, फिरोज शाह तुगलक के समय से ही तो दिल्ली सल्तनत थी डिक्लाइन होना शुरू होगी दोस्तों। इसने एकता सिस्टम को रिवाइव किया और इसको हेरिडेटरी बना दिया। ठीक है, उसके बाद ही डिड नॉट री अटेम्प्ट टू कैप्चर डेक्कन, उसने वापस कैप्चर करना उचित नहीं समझा किसको? फिरोज शाह तुगलक ने डेक्कन को। इसने प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेटरी को स्टार्ट किया आर्मी और एकता में दोस्तों। इसने आनुवंशिक बना दिया आर्मी और एकता में। सोल्जर्स को जो है ही इज नॉट पेड इन कैश बट बाई लैंड रेवेन्यू ऑफ विलेज, जिसे बोलते थे बजिया। बजिया बोलते थे, जो लैंड रेवेन्यू जनरेट होता था विलेज से, उसे बजिया बुलाया जाता था। वेलफेयर काम किया इसने, वेलफेयर के। इसने कनाल्स यानी कि नहरें बनवाई, जैसे सतलुज और यमुना। ठीक है, हॉस्पिटल्स बनाए, इसने सिफा खाना बोला गया, यानी कि दारुल सफा। किसके द्वारा? ये इसके द्वारा बनाए गए, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। गॉट इट? फिरोज शाह तुगलक ने काफी काम किया। हके सरब होता था एक सिंचाई कर, इरिगेशन टैक्स, जो 10% लगता था इरिगेशन पे। यतीम खाना बनवाया इसने, जो विडो होम होता था। मैरिज एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो लगवाया इसने। दूसरा, रिलीजियस पॉलिसी इसकी ऑर्थोडॉक्स। जजिया कौन सी थी? ऑर्थोडॉक्स पॉलिसी थी इसकी, धार्मिक। जजिया कलेक्शन फ्रॉम नॉन मुस्लिम से जजिया लेना शुरू किया, जो एक्सटेंड किया ब्राह्मण और वुमेन्स पे दोस्तों। ठीक है, अलाउ किए फ्री रन ऑफ उलेमाओं को, अटैक किए हिंदू टेम्पल्स पे इसने, बैंड किया फीमेल एंट्री इनटू सूफी सरीन्स में, और इसने क्या किया? ब्रह्म हत्या शुरू कर दी दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं डिपार्टमेंट। दीवाने खैरात खोला, जो मैरिज ऑफ पुअर गर्ल्स करते थे, चैरिटी करते थे। दीवाने बंदगान, जो एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो था किसको? जो गुलाम होते थे, गुलामों के लिए बंदगान खोला। दीवाने इस्तिकाका इसी ने खोला, जो ओल्ड एज पेंशन दी जाती थी, वृद्ध लोगों को पेंशन दी जाती थी। दीवाने इस्तिकाका किसने? इस फिरोज शाह तुगलक है दोस्तों।
इसको अका ग्रेट बिल्डर बोला जाते हैं, इसने बहुत सारी सिटियों का निर्माण किया फिरोज शाह तुगलक ने। इसने करीब 300 से ज़्यादा सिटी बनवाए और बहुत सारे टाउन्स बनवाए इसने। हॉस्पिटल इन दिल्ली बनवाया जिसे बोला गया दारुल सफा, ये एक चैरिटी हॉस्पिटल होता था। फिरोज शाह कोटला सिटी बनवाया, फिरोज शाह कोटला फोर्ट बनवाया, हिसार इसने बसाया, फतेहाबाद हरियाणा में इसने बसाया। फिरोजाबाद इसका 5वां फाउंडेशन सिटी है जो दिल्ली में आजकल फिरोज शाह कोटला कहलाता है। जौना खां की याद में जो मोहम्मद बिन तुगलक था, इसने जौनपुर उत्तर प्रदेश में बसाया। इतने सारे नगरों की विषय योजना बनाई दोस्तों। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है, जियाउद्दीन बर्नी ने जो लिखे तारीख फौसाई लिखी है जियाउद्दीन बर्नी ने, इसी के ऊपर है। ये इसके मैनी प्रीवियस रूलर्स के बारे में भी है और इसका फतवाए जहांगीरी भी है जो इसके एडमिनिस्ट्रेशन और एथिक्स पर काम करती है। फतवाए जहांगीरी जो जियाउद्दीन बर्नी ने लिखे हैं दोस्तों, ठीक है। वहीं आते हैं नसरुद्दीन महमूद मोहम्मद तुगलक 1395 से 1400 तक दोस्तों। तो 1398 में तैमूर ने आक्रमण किया और खिज्र खान को नॉमिनेट किया वहां का शासक, ठीक है, किसने? तैमूर ने। उसके बाद देखो सैयद दानिश आते हैं 1414 से 52 तक। खिज्र खान ने आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद, ठीक है, खिज्र खान वहां का शासक बना, फिर मुबारक शाह बना, फिर मोहम्मद शाह बना, फिर आलम शाह बना। उसके बाद सैयद के बाद आते हैं लोधी 1452 से 1526। अफगानिस्तान और पठानी बुलाते हैं, इन चारों को छोड़ के ये सिर्फ अफगानी थे, लोधी से, जो अफगान से आए थे। पहला शासक था बहलोल लोधी, फिर सिकंदर लोधी। अब बहलोल लोधी ने इस लोधी वंश की स्थापना की। नेक्स्ट सिकंदर लोधी ने आगरा को बनवाया, ये सेकुलर नहीं था दोस्तों। सिकंदर लोधी इज नॉट सेकुलर किंग। इसने विमेंस की एंट्री को मना कर दिया, कहां पर? जहां सेंट होते थे, महात्मा होते थे उस शरीर में। ही फोरबिड एंट्री ऑफ वुमेन इनटू सराइन ऑफ सेंट। इसने गजे सिकंदरी लागू की यूनिट, जो क्या करता था? गजे सिकंदरी एक माप थी, पैमाइश थी, किसकी? भूमि की। इसने आगरा को बसाया 1500 में। 1506 में आगरा एस्टेब्लिश किया। बरीद ममालिक जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड होता था, वो इसी के शासनकाल में, किसके? सिकंदर लोधी के शासनकाल में एस्टेब्लिश किया गया था। कौन? बरीद ममालिक। इब्राहिम लोधी आता है इसके बाद। पहला पानीपत का युद्ध लड़ा गया 1526 में बाबर के साथ, इब्राहिम लोधी का दोस्तों, ठीक है। बाबर हैव द वेल डिसिप्लिन आर्मी एंड द आर्टिलरी एंड डिफीटेड इब्राहिम लोधी हैड 10 टाइम्स मोर आर्मी। यानी इब्राहिम लोधी के पास दोस्तों बाबर से 10 गुना ज्यादा आर्मी थी, फिर भी इब्राहिम लोधी के पास बाबर से 10 गुना आर्मी थी, फिर भी बाबर ने अपनी डिसिप्लिन आर्मी और आर्टिलरी के दम पर इब्राहिम लोधी को पहले बैटल ऑफ पानीपत में 1526 में बुरी तरह हरा दिया। 4 टाइप के टैक्स हैं जो कुरान में जो इसने लागू किए। नंबर 1 जजिया, नॉन मुस्लिम टैक्स होता था। फिरोज शाह इंक्लूडेड ब्राह्मण एंड वुमेन एंड चिल्ड्रंस टू, अर्लियर और नॉट। पहले वाले जो सुल्तान थे उन्होंने जो है वुमेन, चिल्ड्रन और ब्राह्मण पर जजिया को नहीं लगाया था, बट फिरोज शाह तुगलक ऐसा शासक था जिसने ये जजिया जो है ब्राह्मण, वुमेन और चिल्ड्रंस पर भी लगाया। और पहली बार जजिया को इंट्रोड्यूस किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो ब्राह्मण, वुमेन और चिल्ड्रन पर नहीं था। जजिया को रिमूव किया था अकबर के द्वारा और बाद में रीइम्पोज किया औरंगजेब ने। औरंगजेब भी कट्टरपंथी राजा हुआ करता था। जकात की बात करें, जकात होता था 2% टैक्स ऑन प्रॉपर्टी पे। खराज होता था, खराज जो टैक्स होता था ये 1/10 होता था जो प्रोड्यूस होती थी लैंड टैक्स होता था एक तरीके से। मतलब जो लैंड देती थी, भूमि पर जो पैमाइश होती थी, सॉरी पैदा होता था, जो प्रोडक्शन होता था, उसका 1/10 खराज टैक्स दिया जाता था, जो 1/4 सुल्तान के पास होता था, 4/5 सोल्जर्स के पास होता था। अलाउद्दीन खिलजी जो है इसको रिवर्स किया। इसने अलाउद्दीन खिलजी ने 4/5 यानी कि 4/5 सुल्तान के पास रखा और 1/5 सोल्जर को दिया दोस्तों। वहीं खम्स होता था, जो बूटी होती थी, यानी इसको लूटपाट का बोलता था युद्ध के समय, यानी कि 1/5 ऑफ द बूटी कैप्चर ड्यूरिंग वॉर। युद्ध के समय जो बूटी थी, लूटपाट का धन मिलता था, उसको खम्स बोला गया दोस्तों। निमतनामा ये एक रेसिपी बुक है दोस्तों। निमतनामा क्या है? रेसिपी बुक। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की। इक्ता क्या था दोस्तों? इक्ता जो है एक रेवेन्यू असाइनमेंट था, ट्रांसफरेबल थी ये लैंड, ये हेरिडेटरी नहीं था। जब दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम लागू किया, इक्ता गवर्नर होता था इक्तादार, ठीक है। इसको मुक्ति से और वलीज भी बोला जाता था। ये हेरिडेटरी नहीं था, ये क्या है? आनुवंशिक नहीं था। डिड नॉट एम्प्लॉय राइट टू लैंड, ये लैंड पर एम्प्लॉय नहीं होता था। इट हैव बिकम हेरिडेटरी अंडर द फिरोज शाह तुगलक। और ये जो इक्ता है फिरोज शाह तुगलक के समय पे हेरिडेटरी आनुवंशिक हो चुका था दोस्तों। सूबा जो होते थे उन्हें प्रोविंस बोला जाता था। सूबा को क्या बोलते थे? प्रोविंस, ठीक है। सूबा को प्रोविंस बोला जाता था। इक्ता जो है लेटर बिकम्स, इक्ता जो होते थे बाद में वो प्रोविंस और सूबा बन गए। इक्ता जो है बाद में क्या बन गए? प्रोविंस और सूबा। और सिख जो होता था एक तरीके से आजकल का डिस्ट्रिक्ट होता है, वैसे सिख होता था। परगना जो होता था
84 और 100 विलेज होते थे उस परगना के अंदर में, और उस परगना को है अमीन और अमील और मुशर्रिफ होता था, वो ट्रेजर देखता था, ट्रेजरी विभाग होता था, देखिए कोषाध्यक्ष। कानून हुआ कानूनी अधिकारी, और कारकुन होता था क्लर्क उस समय परगना का। वही विलेज होता था जो स्मॉलेस्ट यूनिट थी उस प्रशासन की दोस्तों, उसमें चौधरी, पटवारी, खुद खुद क्या होता था, ये स्मॉल लैंड ओनर होते थे विलेज में, मुकद्दम होता था, चौकीदार होता था, ये सब विलेज पे हेड करते थे दोस्तों। ये विलेज एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे चौधरी, पटवारी, खुद, मुकद्दम और चौकीदार दोस्तों। वहीं एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ डिपार्टमेंट थे, जैसे दीवाने बिजारत, ये फाइनेंस से था, आरएज मिलिट्री विभाग से, सैनिक विभाग से रिलेटेड था, बंदगान स्लेब से, और जो पीओवी पीओडब्ल्यू मतलब प्रिजनर ऑफ वार होते थे, इनसा होता था, पोस्ट एंड लेटर्स, ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस होते थे, रिसालत होता था, रिलीजन धार्मिक, कोई होता था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, मुनिया स्पाइस होते थे, मुस्तकराज क्या होता था, टैक्स कलेक्शन वाला, काजी जुडिशियल होता था दोस्तों। ये सारा शासन दिल्ली सल्तनत के अंदर चालू किया गया था और वहां पर लागू था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, मुगल्स की बात करते हैं। मुगल्स क्या है, बाबर की बात करेंगे दोस्तों। अभी तक हमने सल्तनत देखी, दिल्ली दिल्ली सल्तनत में देखा हमने स्लेव डायनेस्टी, उसके बाद खिलजी, तुगलक, उसके बाद क्या नाम है ये लोधी डायनेस्टी, मतलब सैयद को भी देखा, सैयद में इतना कुछ नहीं था, लोधी डायनेस्टी ये कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे मुगल्स की दोस्तों। ठीक है, 1526 तक बाबर 4 साल शासन किया। पहला बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ा गया, ऐसे क्वेश्चन आते ही हैं। पहला बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुआ, 1526 में, बाबर और राणा संगा के बीच में, दौलत खान लोधी और मोहम्मद क्या नाम है महमूद लोधी वर्सेस इब्राहिम लोधी के बीच में, समझ रहे हैं आप। तो बैटल ऑफ पानीपत हुआ दोस्तों 1526 में, बाबर और राणा संगा के बीच में मोस्टली, जिसमें दौलत खान लोधी वगैरह जिसने बाबर को बुलाया था, जो चाचा था इब्राहिम लोधी का। ठीक है, ये पहला युद्ध लड़ा गया बैटल ऑफ पानीपत का 1526 में, जिसमें बाबर की विजय हुई, याद रखना। उसके बाद आता है बैटल ऑफ खानवा जो 1527 में राणा संगा के साथ लड़ा गया, जिसमें बैटल ऑफ खानवा में बाबर की विजय हुई। बैटल ऑफ चंदेरी हुआ 1528 में, एमपी में पड़ता है। मैदनी राजा था मैदनी राय मध्य प्रदेश में, जिसमें भी कौन जीता, बाबर। बैटल ऑफ घाघरा हुआ 1529 में, बाबर बिहार में महमूद लोधी के साथ, कौन था, मोहम्मद लोधी। बैटल ऑफ घाघरा दोस्तों 1529 में बाबर और किसके बीच में, मोहम्मद लोधी के बीच में, और इसमें बाबर की विजय हुई। चारों युद्ध याद रखना, ऐसे करके याद कर लो। पी यानी कि पानीपत, ठीक है, के यानी कि खानवा, सी मतलब चंदेरी, सी मतलब चंदेरी, और उसके बाद घाघरा जी। 1526, 27, 28 और 29 की बात हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। और इस पहले युद्ध में पानीपत में फर्स्ट टू यूज आर्टिलरी एंड गन पाउडर इंडिया, पहली बार आर्टिलरी और बंदूकों का यूज किया गया, कहां पर, भारत में। तुजुक बाबरी और बाबर नामकों को तर्क इसमें लिखा, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी, बाबर की, जिसका नाम है तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा, जो तुर्की में लिखी गई है। ठीक है, और रिसाल ए उसाज लेटर्स ऑफ बाबर है, यानी बाबर के पत्र हैं, जिनको रिसाल ए उसाज बोला गया दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं उसके बाद हुमायूं पे। हुमायूं जो है 1530 से 40 तक 10 साल शासन किया। उसके बाद 15 साल वो निर्वासित रहा, उसके बाद कोई सी राज्य नहीं था, क्योंकि उसके बीच में हेमू है जो हिंदू शासक, उसने राज शासन किया। उसके बाद 55 से 56 तक फिर शासन किया। अब बात करते हैं बैटल ऑफ हुमायूं। बैटल ऑफ चौसा हुआ दोस्तों 1539 ईस्वी में, चौसा बिहार में पड़ती है जगह। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में, शेरशाह सूरी एक अफगान रूलर था और इसमें शेरशाह सूरी की विजय हुई। बैटल ऑफ चौसा में कौन जीता, शेरशाह सूरी जीता, जो बिहार में है, 1539 में हुआ। उसके बाद बैटल ऑफ कन्नौज हुआ 1540 में उत्तर प्रदेश में, हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी, इसमें भी शेरशाह सूरी की विजय हुई। उसके बाद दोस्तों 1555 में हुआ बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा पंजाब में जगह पड़ती है, जहां हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ, और इस युद्ध में बैटल ऑफ मच्छीवाड़ा में हुमायूं की विजय हुई। हुमायूं जीत गया और 1555 तक शासन शुरू कर दिया दोस्तों। ही डाइड बाई फॉलिंग फ्रॉम लाइब्रेरी, जिसे बोलते थे शेरमंडल। शेरमंडल लाइब्रेरी होती थी, उसको जिसे बुलाया था, उसकी सीढ़ियों से गिरकर, जो पुराना किला दिल्ली में बनी हुई है, 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो गई दोस्तों। और इसने दीनपना नाम का शहर बसाया, जो रिफ्यूजीज के लिए था, किसके लिए, फॉर रिफ्यूजीज, जो शरणार्थी थे उनके लिए हुमायूं ने दीनपना नाम का क्या बसाया, सिटी। हुमायूं का जो टॉम है वो किसने बनवाया, हुमायूं का टॉम बिल्ट बाई हिज वाइफ हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम ने, जिसे हाजी बेगम भी बोला जाता था, उन्होंने हुमायूं का मकबरा बनाया। हुमायूंनामा दोस्तों इसकी बायोग्राफी है जो हुमायूं ने लिखी, सॉरी उनकी सिस्टर गुलबदन बेगम ने लिखी। हुमायूंनामा जो बायोग्राफी है हुमायूं की, उनकी सिस्टर, उनकी बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा, उनकी आत्मकथा लिखी है दोस्तों। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी की दोस्तों। ठीक है, देखिए इंपोर्टेंट
डेटा है, ये डेटा बाहर नहीं जाएगा। आप अगर आपसे अच्छे से कर रहे हैं, आपके सॉरी बाहर डेटा नहीं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप इसको मल्टीपल टाइम रिवाइजन करेंगे, रिवीजन करने के बाद दोस्तों प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इससे अलग चला जाए दोस्तों। ठीक है, थोड़ा बहुत हो सकता है एक आध क्वेश्चन, बट बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से ही आने वाले हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए दोस्तों, जिससे हमें थोड़ा मोरल सपोर्ट मिलता रहे। चलो अब बात करते हैं बैक टू द पॉइंट शेरशाह सूरी की। 1540 से 45 तक शेरशाह सूरी दोस्तों काम किया, 5 साल। इन्होंने जमींदारी सिस्टम को एबोलिश किया, यानी कि शेरशाह सूरी एबोलिश द जमींदारी सिस्टम। इन्होंने नया लैंड रेवेन्यू इंट्रोड्यूस किया इंडिया में। क्या था? फार्मर टू गिव 1/3 टैक्स टू किंग। इन्होंने नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम के तहत जमींदारी सिस्टम को एबोलिश कर दिया और नया टैक्स लागू किया कि किसान अपने राजा को टैक्स के रूप में 1/3 देंगे दोस्तों। इन्होंने वेट एंड मेजरमेंट को क्या कर दिया? स्टैंडर्डाइज, मतलब एक तरीके का स्टैंडर्ड यूनिवर्सल वेट लगा दिया कि इस वेट से ज्यादा नहीं होगा। ये एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया वेट और पैमाइश का। इन्होंने पहला रुपया जो है सिल्वर में और दाम कॉपर में ये सिक्के जारी किए, यानी कि शेरशाह सूरी ने इशू फर्स्ट रुपया जो कि सिल्वर का था और दाम जो कॉपर कॉइन से, ये इन्होंने क्या किए? इशू किए। उन्होंने पोस्टल सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया, यानी कि शेरशाह सूरी रीऑर्गेनाइज पोस्टल सिस्टम, याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट इंट्रोड्यूस सरिया लॉ फॉर जुडिशियल पर्पज। ये पहला शासक था, इन्होंने सरिया लॉ को क्या किया? इंट्रोड्यूस किया शेरशाह सूरी ने, जुडिशियल यानी कि न्यायिक पर्पज के लिए। इन्होंने चुनार का फोर्ट जो उत्तर प्रदेश में उसको कैप्चर किया। और कुछ मिनिस्टर से उनकी बात करते हैं, जैसे दीवानी वजारत, रिवेन्यू फाइनेंस था, यानी कि रिवेन्यू विभाग था, फाइनेंस रिलेटेड था। आरिसा आर्मी से, रसालत उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बोला गया जो विदेश मंत्रालय देखते हैं। इनसा दोस्तों कम्युनिकेशन का काम करते थे। ये सारे विभाग, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के विभाग, ये सारी मिनिस्ट्रीज शेरशाह सूरी के काल में थी दोस्तों। जुडिशियल डिपार्टमेंट होता था, न्यायिक विभाग, जिसमें मुकदमा लड़े जाते थे टू गिव जस्टिस टू पीपल, जो किसके लिए था? लोगों को न्याय दिलाने के लिए दोस्तों। वही पट्टा और कबूलियत इन्होंने लागू किया। पट्टा और कबूलियत क्या होता था? इट वॉज ए रिटन एग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीजेंट। ये किसान और सरकार के बीच में पट्टा और कबूलियत एक रिटन लिखित रूप में एक एग्रीमेंट होता था। लैंड होल्डिंग एंड टैक्स वाज फाइनलाइज। लैंड होल्डिंग और टैक्स क्या थे? ये फाइनलाइज थे। एंड इट ब्रॉट पीजेंट क्लोजर टू स्टेट, डिस्करेजिंग जागीर सिस्टम। और इससे क्या हुआ? जो टैक्स को फाइनलाइज कर दिया गया और जो किसान थे वो स्टेट यानी राज्य के काफी करीब आ चुके थे। ठीक है, और जागीर सिस्टम को डिस्करेज किया गया दोस्तों। 3 कैटेगरी के लैंड होते थे। कौन कौन से टैक्स होते थे? नंबर 1 गुड, मिडिल और बैड, यानी कि 3 कैटेगरी के लैंड टैक्स से जो टैक्स लगते थे लैंड पर, भूमि पर, गुड, मिडिल और बैड। इन्होंने जीटी रोड बनवाया, कहां से? चिटगांव से काबुल तक। ठीक है, शेरगढ़ सिटी बनाया इन्होंने। 6 फाउंडेशन सिटी दिल्ली का था जो शेरशाह सूरी ने बनाया। क्या नाम था? शेरगढ़ दोस्तों, इसका शेरगढ़ नाम था। ठीक है, गॉट इट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, हेमू नाम है, हेमू विक्रमादित्य नाम से ये अक्टूबर-नवंबर 1526 में दिल्ली की सल्तनत में बैठे, दिल्ली की गद्दी पर बैठे। हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम से अक्टूबर-नवंबर 1556 में दिल्ली की सल्तनत की बागडोर संभाली। ठीक है, ये इस्लाम शाह के एडवाइजर थे। इस्लाम शाह कौन था? इस्लाम शाह सन ऑफ शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का बेटा था इस्लाम शाह, उसके एडवाइजर थे हेमू। ये कौन थे? फर्स्ट हिंदू एम्परर, पहले हिंदू शासक थे जो दिल्ली पे 350 सालों में जिन्होंने शासन किया, पहले शासक थे। इन्होंने अकबर की फोर्स कहां पर? डिफीटेड अकबर फोर्स इन अक्टूबर एंड फोर्सेस रिट्रीटेड, अगेन बैटल हुआ, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, एंड अकबर फोर्स लेड बाय बैरम खां एंड ही हैज वन दिस बैटल। और अकबर की फोर्स जो है इन्होंने डिफीट की अक्टूबर में, बट दोबारा फोर्स को रिट्रीट किया गया और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हेमू और अकबर की फोर्स के बीच में हुआ। और अकबर की फोर्स को, अकबर की सेना को दोस्तों बैरम खां उनके सेनापति थे। और इस सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में कौन जीता? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? 1556 के आसपास, और उसमें दोस्तों बैरम खां यानी कि अकबर की विजय हुई। गॉट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आते हैं अकबर पे दोस्तों। अकबर का शासन था 1556 से 1605 के बीच में। ठीक है, और उनके जो संरक्षक थे गार्जियन बैरम खां थे। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत जो 1556 में लड़ा गया, बैरम खां और हेमू के बीच में था। आप अकबर और हेमू भी कह सकते हो, ऐसा नहीं। और अकबर ने बैंड किया फोर्सिबली कन्वर्जन ऑफ पीओडब्ल्यू, यानी कि आप जबरदस्ती जो प्रिजनर ऑफ वॉर होते थे उनको जबरदस्ती रिलीजियस कन्वर्जन, हिंदू मुस्लिम, हिंदू से मुस्लिम ऐसा कर दिया जाता था, उसको बैन कर दिया अकबर ने। जो स्लेव्स और रिलीज कर दिया गया जो पीओडब्ल्यू होती थी दोस्तों, यानी कि प्रिजनर ऑफ वॉर्स, जो युद्ध में कैदी यानी बंदी बना लिए जाते थे,
उनको रिलीज कर दिया गया। इन्होंने जो है मेरिट की शादी की जोधाबाई से, जो हरकाबाई थी, ठीक है, मेरिट की कहाँ से, जोधाबाई हरकाबाई से, जो आमेर के राजा की कौन थी, पुत्री थी। इन्होंने मजर, डिग्री ऑफ मजर लागू किया। डिसीजन ऑफ एम्परर इज फाइनल इन एडजुडिकेशन प्रोसेस। इन्होंने कहा कि जो राजा का प्रशासन का जो डिसीजन है, राजा का, ठीक है, डिग्री ऑफ मजर लागू किया। जो डिसीजन होता था एम्परर का, शासक का, वो फाइनल होता था किसी भी एडजुडिकेशन प्रोसेस में दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एबोलिश किया पिलग्रिम टैक्स। जो पिलग्रिम पर लगते थे, यानी कि तीर्थ करते जो हिंदू पर थे, उनको एबोलिश कर दिया गया दोस्तों। एबोलिश पिलग्रिम टैक्स ऑन हिंदूज। जजिया को एबोलिश किया, खत्म कर दिया। फतेहपुर सीकरी जो नया शहर था, नई कैपिटल सिटी नियर आगरा, वो बसाया। बुलंद दरवाजा, जो गेटवे ऑफ फतेहपुर सीकरी में था बुलंद दरवाजा, वो जब बुलंद दरवाजे को फतेहपुर सीकरी के गेटवे के रूप में स्थापित किया दोस्तों। क्यों? जब गुजरात कैप्चरिंग करने की याद में बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी के गेटवे के रूप में बनवाया गया था दोस्तों। क्या किया था? बनवाया गया था। नेक्स्ट है इबादत खाना बनवाया। इबादत खाना, जहां पर प्रेयर हाउस था, एक इबादत खाना क्या था? एक प्रार्थना घर था, जहां पर रिलीजियस डिस्कस होते थे, रिलीजियस डिस्कशन हैपेंड होते थे वहां पे। लैंड रेवेन्यू सिस्टम था टोडरमल के। अकबर ने टोडरमल के अंडर में लैंड रेवेन्यू सिस्टम को क्या किया? लागू किया। 3 टाइप का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, जैसे जाब्ती सिस्टम, गल्ला बख्शी है और नशाद दोस्तों। 3 तरह का क्या था? ये सिस्टम था। जाब्ती सिस्टम क्या था? ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट था, सबसे ज्यादा जाब्ती सिस्टम, सबसे ज्यादा जाब्ती सिस्टम ही प्रचलित था। लैंड मीजर होती थी बीघा में, ठीक है। बैम्बू के जरीब सिस्टम होते थे, बैम्बू के द्वारा नहीं, बांस के द्वारा बने होते थे, उन्हें बीघाज में लैंड को मीजर किया जाता था, मापा जाता था। 4 प्रकार की, अकबर के समय पे 4 प्रकार की लैंड होती थी। कौन सी थी? नंबर 1 पोलज। पोलज लैंड होती थी जो हर साल कल्टीवेट होती थी, लैंड कल्टीवेटेड एवरी ईयर, दैट इज कॉल्ड पोलज लैंड। दूसरी होती थी पराती। पराती होती थी इट्स फॉलो फॉर 1 ईयर। चाचर होती थी जो 2-3 साल बाद होती थी। वही बंजर होती थी जो लंबे समय के लिए खाली पड़ी रहती थी दोस्तों, उसको बंजर भूमि कहते थे। अकबर ने ऑफर किए लोन, जैसे तकावी लोन था, जो किसके लिए? पीजेंट्स के लिए, किसानों के लिए तकावी जैसे ऋण अकबर ने ऑफर किए। किसके लिए? सीड, बीज के लिए, उनके इक्विपमेंट्स के लिए और जानवर्स के लिए, एनिमल्स के लिए दोस्तों। 10 साल सिस्टम लागू किया अकबर ने। इट वॉज द 10 ईयर असेसमेंट टू कैलकुलेट लैंड रेवेन्यू, यानी कि ये क्या था? 10 ईयर का असेसमेंट था जो लैंड रेवेन्यू पर कैलकुलेट होता था। वही फार्मर्स कुड पे इन कैश और काइंड, फार्मर्स को यह एक कैश और काइंड में पे किया जाता था। लैंड रेवेन्यू वाज रिन्यूमरेशन ऑफ सोवर्निटी। लैंड रेवेन्यू क्या था? इट वाज रिन्यूमरेशन ऑफ सोवर्निटी, यानी कि ये संप्रभुता का रिन्यूमरेशन होता था, नॉट रेंट, यानी कि एक तरीके का रेंट नहीं था, इट वाज द रिन्यूमरेशन ऑफ सोवर्निटी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मनसबदारी सिस्टम लागू किया अकबर ने। उसमें 2 प्रकार के, जात और सवार प्रकार के 2 प्रकार के जो है लोग होते थे। जात क्या थे? ये पर्सनल रैंक होती थी मनसबदारों की, जो क्या होती थी? हायरकी में होती थी। नंबर ऑफ सोल्जर्स टू बी मेंटेन्ड, तो जात में नंबर ऑफ सोल्जर्स मेंटेन होते थे। सवार में नंबर ऑफ हॉर्सेस टू बी मेंटेन बाई मनसबदार, तो सवार में होता था कि जो मनसबदार के द्वारा नंबर ऑफ हॉर्सेस, यानी कि जो घोड़े होते थे, उनको मेंटेन किया जाता था। तो मनसबदारी सिस्टम हैज बीन क्या था? इंट्रोड्यूस बाय द अकबर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बैटल ऑफ हल्दीघाटी। बैटल ऑफ हल्दीघाटी में दोस्तों मानसिंह इनके सेनापति थे अकबर के। मानसिंह वर्सेस महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के राजा थे, इनके बीच में बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो 1576 ईस्वी के आसपास लड़ा गया दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं रॉल्फ फिंच। ये एक अंग्रेज आदमी थे, रॉल्फ फिंच थे, रॉल्फ फिंच, जो अकबर के कोर्ट में आए हैं, अकबर के कोर्ट में, इन्हें पायनियर इंग्लिशमैन बोला गया दोस्तों। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही, सॉरी गाइस, दीन ए इलाही और तौहीद ए इलाही को लागू किया। एक धर्म था एक तरीके का, एक आइडियोलॉजी थी एक तरीके की सेकुलर आइडियोलॉजी थी, लिबरल आइडियोलॉजी, ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी थी, दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही। वो चाहते थे, इट्स वांटेड टू स्प्रेड आइडियोलॉजी ऑफ सुलह कुल होता था यूनिवर्सल ब्रदरहुड, जैसे वासुदेव कुटुंबकम है आजकल, वैसे ही यूनिवर्सल ब्रदरहुड होता था सुलह कुल, जो कि अकबर के द्वारा लागू किया गया और स्प्रेड करने की कोशिश की गई इस आइडियोलॉजी की। अकबर ने नया सूफी टाइप रिलीजन एस्टेब्लिश किया। ये दीन इलाही एक तरीके का नया सूफी टाइप धर्म था जो 1582 में, 1582 में इसको क्या किया? एस्टेब्लिश किया था। कोई रिचुअल्स नहीं था, सेरेमनीज नहीं थी, हायरकी एंड स्क्रिप्चर्स कुछ भी नहीं था दोस्तों। एंड इट वाज वॉलंटरी एंड ओनली दोज अप्रूव्ड बाय अकबर कुड ज्वाइन, यानी कि ये वॉलंटरी था, आप स्वेच्छा से इसको ज्वाइन कर सकते थे और इसमें वही लोग ज्वाइन कर सकते थे
जो अकबर चाहते थे, अकबर के द्वारा अप्रूव लोग ही इसको ज्वाइन कर सकते थे। अब बात करते हैं नवरत्न ऑफ अकबर, अकबर के नवरत्नों की दोस्तों, कौन कौन से थे? बीरबल, टोडरमल, तानसेन। तानसेन ने राग दरबारी को, जो राग दरबारी है उसको कंपोज किया, ठीक है। नेक्स्ट किसके ऑनर है? अकबर के ऑनर में, यानी कि तानसेन कंपोज द राग दरबारी इन ऑनर ऑफ अकबर। बात करें महाराजा मानसिंह, अबुल फजल, अबुल फजल ने अकबरनामा, आईने अकबरी, ये सब लिखा है। अबुल फैजी थे, इन्होंने महाभारत को पर्शियन में फारसी में ट्रांसलेट किया, अबुल फजल ने, किस नाम से? रज्मनामा, रज्मनामा या रज्मनामा नाम से दोस्तों। उसके बाद अब्दुल रहीम खान थे, जो बैरम खान के बेटे थे, ठीक है, जो हिंदी के बहुत अच्छे कवि थे। मुल्ला दो प्याजा एंड फकीर अजुद्दीन थे, ये रिलीजियस एडवाइजर थे, मुल्ला दो प्याजा और फकीर अजुद्दीन दोस्तों, ये अकबर के नवरत्न कहलाते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट तुलसीदास, अकबर के समय के कंटेम्प्रेरी थे तुलसीदास। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जहांगीर दोस्तों, जहांगीर की बात करते हैं। जहांगीर ने मेहरुन्निसा से, जिसे नूर महल या नूर जहां बोला जाता, मेहरुन्निसा से शादी की जहांगीर ने। एंड ही एग्जीक्यूटेड फिफ्थ गुरु ऑफ सिख, गुरु अर्जुन देव, यानी कि गुरु अर्जुन देव को एग्जीक्यूट कर दिया, फांसी पर चढ़ा दिया, फिफ्थ गुरु, जो पांचवें गुरु थे सिखों के, अर्जुन देव जी को। 1609 में विलियम हॉकिंस रिसीव किया। 1609 में विलियम हॉकिंस कहां पर आया? जहांगीर के दरबार में। ही वॉज द एनवाई ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड उसने शालीमार, निशांत गार्डन, ठीक है, जो श्रीनगर में है, ये सब बिल्ड किए जहांगीर के द्वारा। गोल्डन एज ऑफ मुगल पेंटिंग, मुगल पेंटिंग का ये क्या कहता है? गोल्डन एज कहलाता है जहांगीर का काल। यहाँ पर उस्ताद मंसूर थे, अबुल हुसन थे, ये कौन थे? ये बहुत बड़े पेंटर थे दोस्तों, पेंटिंग करते थे। नेक्स्ट है कौन था? उस्ताद मंसूर कौन थे? उस्ताद मंसूर ये पेंटर थे, वहीं अबुल हुसन भी बहुत अच्छे पेंटर थे। इटालियन ट्रेवलर जिसका नाम था पेत्रा वेल्ले, ये भी इसके काल में आया था जहांगीर के। दो अस्पा, सिंह अस्पा, ये इंट्रोड्यूस किया किसने? जहांगीर के काल में। दो अस्पा सिंह अस्पा होता, डबल द सवार रैंक ऑफ मनसबदार विदाउट चेंजिंग जात, यानी बिना जात को चेंज किए मनसबदार अपनी सवार रैंक को रखते थे, डबल करते थे, मतलब इट वाज द डबल रैंक ऑफ द सवार ऑफ मनसबदार विदाउट चेंजिंग द जात। एंड जहांगीर की ऑटोबायोग्राफी थी तुजुके जहांगीरी दोस्तों, क्या थी? इट वाज तुजुके जहांगीरी, ठीक है। अब बात करते हैं शाहजहां की। शाहजहां 1627 से 57 तक, गोल्डन एज, मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज बोला था शाहजहां के काल को। ताजमहल बनवाया इन्होंने 1631 से 53 के बीच में। उस्ताद ईसा जो पर्शियन आर्किटेक्ट थे उनके द्वारा ताजमहल बनाया गया। कैपिटल आगरा से शाहजहानाबाद दिल्ली में से क्या पर की? शिफ्ट की इन्होंने, किसने? शाहजहां ने। जामा मस्जिद, रेड फोर्ट और पीकॉक थ्रोन, जो मयूर सिंहासन है, वो बिल्ड किया शाहजहां के द्वारा। फ्रैंकोस बर्नियर, जो मनुची, ये दोनों ट्रेवलर किसके काल में? शाहजहां के काल में ही इंडिया आए थे। और इन्होंने शाहजहानाबाद, जो 7th सिटी ऑफ दिल्ली था, जो फाउंडेशनल सिटी ऑफ दिल्ली है, 7वां शहर था शाहजहानाबाद, जो शाहजहां ने एस्टेब्लिश किया दोस्तों। उसके बाद आता है औरंगजेब। औरंगजेब का शासन है 1657 से 1707 दोस्तों। कितना है? 1657 से 1707 तक औरंगजेब ने शासन किया। दारा सिको था इसके काल में, दारा सिको। इसने ट्रांसलेट किया गीता पर्शियन में, फारसी भाषा में। इट वाज ऑफ कादरी, कौन सा? कादरी सूफी ऑर्डर पर। किसके ऑर्डर पर? दारा सिको ने कादरी सूफी के ऑर्डर पर गीता को फारसी में ट्रांसलेट किया। बैटल ऑफ सामूगढ़ लड़ा गया, सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया। सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिको को मार दिया। औरंगजेब किल्ड दारा सिको इन द बैटल ऑफ सामूगढ़। बात करते हैं, इसका टाइटल था औरंगजेब का आलमगीर। याद रखना, आलमगीर जो है इसकी उपाधि थी औरंगजेब की। जिंदा पीर कहते थे इसे, लिविंग सेंट बोलते थे इसे। 9th गुरु तेग बहादुर को एग्जीक्यूट किया और जहांगीर ने 5वें गुरु को, ठीक है। और गुरु तेग बहादुर जिसके नाम पर दिल्ली में एक जीटीबी नगर है, उनको एग्जीक्यूटेड किया था औरंगजेब ने दोस्तों। जजिया को रिम्पोज किया, एबोलिश किया इसने सती प्रथा को। बैटल ऑफ बैटल ऑफ पुरंदर लड़ा गया। कौन सा? पुरंदर का युद्ध लड़ा गया। महाराजा जयसिंह बीट शिवाजी, यानी कि शिवाजी की हारू पुरंदर का युद्ध लड़ा गया 1665 के आसपास दोस्तों, 1605 के आसपास, जिसमें ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई। जिसमें ट्रीटी ऑफ पुरंदर में ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी शिवाजी के लिए, उनकी बहुत बेइज्जती की गई शिवाजी की इस औरंगजेब के द्वारा, ठीक है। अका टेम्पल ब्रेकर, इसको मंदिरों को तोड़ने वाला भी बोला जाता है इस औरंगजेब को। इसका नाम आलमगीर भी है। इसने दौलताबाद एक महाराष्ट्र में टॉम्ब बनाया, यानी कि एक क्या बनाया? टॉम्ब बनाया दौलताबाद महाराष्ट्र में। बीवी का मकबरा बनाया इसने औरंगाबाद में। और औरंगाबाद में इट बार बिल्ट बाई बहादुर शाह फर्स्ट इन मेमोरी हिप मदर। बहादुर शाह फर्स्ट ने अपनी माँ की याद में औरंगाबाद में बीवी का मकबरा बनवाया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं शिवाजी।
शिवाजी मराठा शासक थे। इन्होंने सोल्जर्स को कैश में यानी कि सैलरी कैश में देना शुरू किया जवानों को। अष्टप्रधान थी इनकी एक बहुत बड़ी, जैसे अकबर के 9 रत्न थे वैसे ही इसमें 8 प्रधान थे, 8 मेन लोग थे जो शिवाजी की अष्टप्रधान में होते थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ईच मिनिस्टर डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल टू शिवाजी, यानी कि इसको शिवाजी जी को अष्टप्रधान बोला गया। ये एक तरीके से आज की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी और सारे मिनिस्टर डायरेक्टली शिवाजी को रिस्पॉन्स क्या करते थे, शिवाजी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे, उन्हीं के लिए अकाउंटेबल थे, उन्हीं के लिए काम करते थे। मतलब इस अष्टप्रधान के हेड शिवाजी होते थे। नंबर 1 पेशवा, पेशवा जो है इसमें मेन होता था। पेशवा जो है फाइनेंस और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखता था। बाद में पेशवा का पद पीएम के बराबर हो गया, पीएम जैसा, प्राइम मिनिस्टर जैसा। सर ए नूबल ये होता था, सर ए नौबर होता था जिसे सेनापति बोलते थे, सर ए नौबर। अमात्य होता था अकाउंटेंट जनरल, और इसे मजूमदार भी बोलते थे। बंगाल में जो रिकॉर्ड कीपर होते थे, वाके नवीस होते थे जो इंटेलिजेंस पोस्ट वगैरह देखते थे, सचिव होते थे जो करस्पॉन्डेंस देखते थे, सुमंत होते थे, सुमंत जो मास्टर ऑफ सेरेमनीज होते थे, न्यायाधीश होते थे जो जस्टिस देखते थे, पंडित राव होते थे जो चैरिटी एंड रिलीजियस एडमिशन को देखते थे दोस्तों। ठीक है, ये अष्टप्रधान थी, पेशवा, सरिनोबर, अमात्य, वाकानीस, सचिव, सुमंत, न्यायाधीश और पंडित राव। ये अष्टप्रधान थी शिवाजी की दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं चौथ। इट इज नाउ टॉकिंग अबाउट चौथ। ये एक मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन था एंड इट वाज पेड टू वर्ड ऑफ अटैक ऑफ मराठा ऑन नेबरिंग टेरिटरीज। चौथ वो होता था जो पड़ोसी मुल्क पर, पड़ोसी देशों पर आक्रमण करने के बाद वहां पर ये एक तरीके से लूटपाट होती थी मराठाओं के द्वारा, उनकी सेना के द्वारा, उसको चौथ बोला था। नहीं सॉरी, ये एक तरीके से मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन था जो पड़ोसी दोस्त थे उनकी रक्षा के लिए देते थे। वर्ड ऑफ अटैक ऑफ मराठा, जो मराठाओं से उनके आक्रमण से बचने के लिए इनको क्या एक तरीके का पेड करते थे, एक तरीके का कॉन्ट्रीब्यूशन देते थे, क्योंकि उनकी जो मिलिट्री कॉन्ट्रीब्यूशन होता था उनसे बचने के लिए, उनके अटैक से बचने के लिए चौथ दी जाती थी। वही सरदेशमुखी था क्या, ये 10% होता था। कहाँ, इट वॉज 10% ऑन टॉप ऑफ चौथ, चौथ का 10% ऑन नेबरिंग टेरिटरीज वेयर मराठाज क्लेम हेरिडिटरी राइट्स, जहां पर मराठा अपने आनुवंशिक राइट क्लेम करते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पायर्ड थे। कहां पर, एडमिनिस्ट्रेशन इंस्पायर्ड फ्रॉम डेक्कन स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे किंगडम जो टेरिटरी होती थी, सिंधिया ग्वालियर से था, होलकर इंदौर, पवार धार से, गायकवाड़ बड़ौदा से, भोसले नागपुर से, पेशवा पूना में रहता था दोस्तों। ठीक है, ये मिला सकते हो। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट विजयनगर किंगडम आफ्टर डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत की डिक्लाइन के बाद दोस्तों, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के डिक्लाइन के बाद विजयनगर किंगडम एस्टेब्लिश हुआ। ये रीजनल किंगडम था जिसकी मैं दिखा देता हूँ, ये सल्तनत था। ठीक है, यहाँ पर तिब्बत फोर्स थी, टिमरेट्स, मुल्तान, सिंध, राजपूत, गुजरात, मालवा, खानदेश, गौंड था। ये इस तरीके से ये वत्स था, उड़ीसा, ये बंगाल था। ये रीजनल किंगडम उभरे आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ सल्तनत दोस्तों। कौन कौन से थे, ये थे बहमनी था, विजयनगर था, बंगाल, गुजरात और मालवा। गेट इट। नेक्स्ट बात करते हैं, साउथ इंडिया टू बंगाल, दक्षिण भारत से बंगाल तक, विजयनगर किंग्स क्लेम टू रूल ऑन बिहाफ ऑफ गॉड विरूपाक्ष। वो क्लेम करते थे कि हम भगवान विरूपाक्ष के बिहाफ पर शासन कर रहे हैं। कौन, विजयनगर के राजा। एंड द रूलर्स आल्सो यूज टाइटल ऑफ हिंदू सुल्तान। क्या बोलते थे, हिंदू सुल्तान, ने सुल्तान बोलते थे, मतलब हिंदू सुल्तान बोला था। कैपिटल क्या थी इनकी, ये बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा पर, जिसे पंपा भी बोला जाता था, उसके किनारे पर इनकी कैपिटल होती थी। क्लैश किस क्या था, क्लैश विद बहमनी किंगडम विद रिस्पेक्ट टू 3 एरिया। 3 एरियाज में बहमनी राज्य के साथ इस विजयनगर एम्पायर का क्लैश था, झगड़ा था, प्रॉब्लम्स थी। कौन कौन से, तुंगभद्रा वाले इलाके में, तुंगभद्रा जो द्वाब है उस इलाके में, ट्रिब्यूटरी जो कृष्णा की बहती है वहां पर, तुंगभद्रा वाले द्वाब में, जो तुंगभद्रा कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है उस द्वाब में बहमनी राज्य और विजयनगर एम्पायर के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट था। नेक्स्ट बात करते हैं, कृष्णा गोदावरी डेल्टा पर डिस्प्यूट था। कॉन्कड़ जो कोस्ट है महाराष्ट्र में पड़ता है, उस पर भी विजयनगर और बहमनी किंगडम के बीच में बहुत बड़ा डिस्प्यूट था। 4 डायनेस्टी है विजयनगर में, कौन कौन सी इनकी बात कर लेंगे। नंबर 1 है दोस्तों, देयर आर 4 डायनेस्टीज इन द विजयनगर एम्पायर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, फर्स्ट वन इज संगम, दूसरी सुलभ, तीसरी तुलभ, चौथी थी अराविडो। दीज आर 4 डायनेस्टीज इन द विजयनगर एम्पायर। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी की दोस्तों हरिहर एंड बुक्का नाम का 2 लोग थे जिन्होंने 1336 ईस्वी के आसपास, हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में
1336-31 के आसपास हरिहर बुक्का ने संगम डायनेस्टी की नींव रखी, ये इसके फाउंडर थे। उसके बाद इसी डायनेस्टी में देवराय फर्स्ट हुए। जो देवराय फर्स्ट कौन थे, ये संगम डायनेस्टी से ही रिलेटेड थे। अब तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं, इसमें देवराय सेकंड हुए। वही तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो कृष्ण देव राय जो 1509 से 29 तक शासन किया, ये तुगलक डायनेस्टी से रिलेटेड थे दोस्तों। वही अराबिडू डायनेस्टी से राम राय रिलेटेड थे। तो दीज आर द 4 डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर एम्पायर। बात करते हैं, ये बहुत ज्यादा सेकुलर थे। रिलीजन एज ए पॉलिटिकल टूल एंड राइवल्स ऑफ ब्राह्मण, कौन थे, बहमनी के राइवल्स से, बहमनी से झगड़ा था, बहुत ही ज्यादा सेकुलर थे। इनके काल में कौन कौन ट्रेवलर आए, जैसे निकोलो कॉन्टी की बात करें, ये इटली से आया हुआ एक कौन था, इटली से आया हुआ एक ट्रेवलर था। किसके काल में आया, देवराय फर्स्ट के काल में। तो देवराय फर्स्ट का काल संगम डायनेस्टी में, तो देवराय फर्स्ट के काल में आया निकोलो कॉन्टी। अब्दुल रज्जाक आया देवराय सेकंड के काल में, सुलभ डायनेस्टी, एक अरब था, अरब से आया हुआ था। उसके बाद डोमिंगो पायस आया, ये पुर्तगाल था, किसके, कृष्ण देव राय के काल में, जो तुलुप डायनेस्टी से है। उसके बाद दोरते बारबोसा आया, ये भी एक पुर्तगीज था दोस्तों, और किसके, कृष्ण देव राय के काल में आया, और कृष्ण देव राय तुलुप डायनेस्टी से रिलेटेड थे दोस्तों। ठीक है, तो ये जो सारे ट्रेवलर हैं ये इंपोर्टेंट है, मैचिंग में आ सकते हैं, इसलिए आप समझ सकते हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए दोस्तों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फर्नाओ नूनीज की बात कर रहे हैं। फर्नाओ नूनीज वाज ए इटालियन, और ये भी कृष्ण देव राय के शासनकाल में, जो तुलुप डायनेस्टी से हैं, 1509 से 1529 तक इन्होंने शासन किया, उनके काल में भी फर्नाओ नूनीज आया था। भाई महमूद बाली बाल्की था, ये कहां से, बल्ख से आया था, तो बल्ख वाले इलाके से। अब बात करते हैं कृष्ण देव राय के शासनकाल की, जो 1509 से 29 तक। तुलुप डायनेस्टी के कौन थे, ये संस्थापक थे। बाबर स्पीक ऑफ हिम इन हिज बुक तुझके बाबरी, तो बाबर ने अपनी बुक, जो पुस्तक है तुझके बाबरी में, कृष्ण देव राय के बारे में बात की है, उन्होंने बोला है कृष्ण देव राय के बारे में दोस्तों। और तेलुगु के जो पैट्रोनोस थे, ये तेलुगु की जो भाषा थी, कृष्ण देव राय के शासनकाल में तेलुगु भाषा को पैट्रोनाइज किया गया था। ठीक है, इनके शासनकाल में 8 दिग्गज रहते थे। कौन कौन से, 8 दिग्गज कृष्ण देव राय के शासनकाल में थे। नंबर 1 तेनालीराम, दूसरा अलसानी पेडन्ना थे, अलसानी पेडन्ना, तिमन्ना एटसेट्रा। ये बहुत ही इंपोर्टेंट 8 दिग्गज थे जो कृष्ण देव राय के शासनकाल में थे। ग्रेट स्कॉलर थे जिन्होंने लिखा है अमुक्त माल्यद, ठीक है, जामंत कल्याणम, ये लिखा हुआ है, ये बहुत बड़े स्कॉलर विद्वान थे। करेक्टराइज बाई एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन, उन्होंने अपने राज्य का एक्सपेंशन किया और उसको कंसोलिडेट किया दोस्तों। और ही फाउंडेड सुबरबन टू टाउनशिप नियर विजयनगर, इन्होंने वहां पर एक सुबरबन टाउनशिप को विजयनगर के पास में एस्टेब्लिश किया था, जो बाद में क्या हुआ, नागलपुरम कहलाया आफ्टर हिज मदर, जो उनकी माँ के नाम पर था। टेम्पल वीरभद्र टेम्पल था, जो लेपाक्षी मंदिर है, जो वीरभद्र टेम्पल थे, और विरूपाक्ष टेम्पल है जो पट्टादिकल को संबोधित है दोस्तों। टेम्पल कौन से हैं, वीरभद्र जो लेपाक्षी टेम्पल है, और विरूपाक्ष टेम्पल जो क्या है, पट्टादिकल है दोस्तों। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था विद भोज किंग एट टॉप, राजा जो भोज होता था उस नाम से राजा कहते थे भोज को, और सेंट्रलाइज सिस्टम होता था, बीच में क्या था, सेंट्रलाइजेशन था, राजा ही उसमें किंग मेकर होता था, राजा ही सब कुछ होता था। एंड असिस्टेड बाई ब्राह्मण्स मंत्री परिषद, और ब्राह्मण की मंत्री परिषद इनको असिस्ट करती थी। एंड इट वॉज डिवाइडेड इंटू राज्य, राज्य को कहते थे मंडलम, और वलनाडु, नाडु, मेलाग्राम और ग्राम। ये जो डिवाइड होता था पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम, सबसे बड़ा राज्य और मंडलम होता था, उसके नीचे वलनाडु, फिर नाडु होता था, फिर मेलाग्राम और ग्राम होता था। सबसे छोटी यूनिट ग्राम होती थी, जिसे गांव बोला गया दोस्तों। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नाइकर सिस्टम की बात करें, ये था फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, सामंतवादी, जो नाइकर सिस्टम में रहते थे दोस्तों। जैसे अमर नाइकर हैं, जो मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे, दे गिव लैंड एज सैलरी, उनको सैलरी के ब्याह पर जमीन का एक पट्टा दिया जाता था, जहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। और इनके शासनकाल में ये इट्स वाज बिकम्स हेरिडिटरी, ये आनुवंशिक था अमर नाइकर दोस्तों। और क्या है, देवर ब्राह्मण्स एसोसिएटेड विद रॉयल कोर्ट, गिवन टेरिटरी टू गिवन बाई राया, मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन ऑफ विजयनगर एम्पायर, कलेक्टेड टैक्स एंड गिवन टेरिटरी टू गवर्न, गवर्नमेंट के लिए दोस्तों, एंड इट कुड बी ट्रांसफर बाई किंग, तो इसका जो जमीन होती थी इस टेरिटरीज का ट्रांसफर राजा ही करता था। एंड इंस्पायर्ड बाई इक्ता सिस्टम ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो ये सारा इनका जो भी लैंड से रिलेटेड था, कैश था, सैलरी से रिलेटेड था, बहुत सारी चीजें इंस्पायर्ड थी, तो इक्ता सिस्टम था दिल्ली का उनसे दोस्तों। अब बात करते हैं सोसाइटीज की, सोसाइटीज कैसी थी, तो जो ब्राह्मण थे उनके द्वारा इन्फ्लुएंस थी सोसाइटी, एजुकेशन
अपर कास्ट और मेल्स को दी जाती थी। टेम्पल हैड कल्याण मंडपम, टेम्पल्स वर इम्पोर्टेंट बिकॉज विमेन्स क्या था, कोई पर्दा सिस्टम नहीं था। पॉलीगैमी प्रेवलेंट थी, बहुपति प्रथा होती थी। सती प्रथा प्रेजेंट थी, सती प्रथा उस समय थी। चाइल्ड मैरिज के बारे में जानकारी उतनी नहीं है दोस्तों, क्योंकि चाइल्ड मैरिज नॉट नोन एट दैट टाइम। अब बात करते हैं बहमनी किंगडम की। ठीक है, बेसिकली दक्कन किंगडम की बात हो रही है दोस्तों, बेसिकली दक्कन की बात हो रही है। क्या है देखो समझो, यहाँ ये है दक्कन किंगडम, ये वाला दक्कन किंगडम की बात हो रही है, बहमनी। वैन मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों अपनी राजधानी शिफ्ट की दौलताबाद, वहां पर मैनी पीपल स्टेड इन दक्कन एंड एस्टेब्लिश बहमनी एम्पायर। उसके बाद दौलताबाद के बाद उस समय क्या हुआ, जब मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद में अपनी दिल्ली से राजधानी ले गया तो बहुत सारे लोग दक्कन में ही रह चुके थे, वहीं पर रह गए और उन्होंने ही इस बहमनी एम्पायर की स्थापना की, बहमन शाह। तो बहमनी एम्पायर इज एस्टेब्लिश बाय द बहमन शाह, जो कि एक मोहम्मद बिन तुगलक का ही आदमी था दोस्तों। क्या था, फिरोज शाह बहमन की बात करें, जो इंपोर्टेंट सुल्तान थे उनकी बात करते थे। फिरोज शाह बहमन ये मल्टीलिंगुअल था, बहुत सारी भाषा जानता था। ऑब्जर्वेटरी इन्हें बनाई दौलताबाद में, अपनी मैरिड देवराज फर्स्ट डॉटर, और ये जो है फिरोज शाह बहमन ये मैरिड किया देवराज फर्स्ट की डॉटर से, यानी कि फिरोज शाह बहमन ने देवराय, जो देव राजा थे देवराय, उनकी बेटी से शादी किया ये फिरोज शाह बहमन दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं अहमद शाह वाली की। ये सूफी सेंट था, चिश्ती सिलसिला से रिलेटेड था और 1425 ईडी में इसने कैपिटल गुलबर्गा से बिदर में, कौन, अहमद शाह वाली दोस्तों, अहमद शाह की बात कर रहे हैं। तो अहमद शाह ने 1425 ईडी में गुलबर्गा से बीदर की तरफ अपनी राजधानी शिफ्ट की दोस्तों। एंड इसका जो सिस्टम था, इसका एडमिनिस्ट्रेशन था, ये सेंट्रली लोकेटेड था इन बहमनी किंगडम के लिए। एंड कन्वर्जेंस ऑफ 3 लिंग्विस्टिक एरियाज, मराठी, कन्नड़ एंड तेलुगु। तो 3 लोगों के ये कन्फ्लुएंस में थी, 3 लिंग्विस्टिक एरिया थे, इसमें मराठी भी थी, कन्नड़ लोग भी थे और तेलुगु वाला इलाका भी था। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हो ये है बहमनी किंगडम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र, गोदावरी ये सब बह रहा है, और नीचे ये क्या है, विजयनगर एम्पायर। गॉट इट। अब बात करते हैं महमूद गवा की। ये वजीर था महमूद शाह सेकंड का, इसने एम्पायर को डिवाइड किया 8 प्रोविंस में और 1482 में ये मर गया महमूद गवा। और स्प्लिट हुआ इसके बाद बहमनी किंगडम, महमूद गवा के बाद स्प्लिट हो गया, इसमें तकरार आ गई दोस्तों। किस किस में स्प्लिट हुआ, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। देखो महमूद गवा के बाद ये बहमनी किंगडम जब स्प्लिट हुआ तो कहाँ कहाँ बटा, जैसे बीजापुर हुआ जो आदिल शाही के अंडर में आया, बीदर हुआ जो बरीद शाही के अंडर में आया, बिरार हुआ इमाम शाही के अंडर में आया, अहमदनगर हुआ निजाम शाही के अंडर में आया, और गोलकुंडा कुतुब शाही के अंडर में आया दोस्तों। तो ये सारा इलाका बाद में जैसे महमूद गवा की मौत हुई उसके बाद बच चुका था। बीजापुर आदिल शाही, बीदर बरीसा, बरार अहमद शाही, अहमदनगर निजाम शाही और गोलकुंडा कुतुब शाही में दोस्तों। ठीक है, इस तरह ये पूरी तरह डिवाइड हो चुका था। अब बात करते हैं कुछ युद्धों की। He fought amongst each other and with विजयनगर एम्पायर। बैटल ऑफ तालीकोटा हुआ, बन्नीहट्टी हुआ, रक्षा तांगड़ी हुआ, जो बहमनी एम्पायर के साथ लड़े गए दोस्तों। कौन कौन से, बैटल ऑफ तालीकोटा, बन्नीहट्टी, रक्षा तांगड़ी एंड बहमनी कॉन्फेडरेशन, इसमें युद्ध में विजयी हुआ है। बहमनी राज्य है, बहमनी के जो शासक थे वो इसमें विजयी हुए। आफ्टर लेटर कंज्यूम्ड बाई मुगल्स एंड औरंगजेब इन डंकन कैंपेन। और इस बहमनी साम्राज्य को औरंगजेब ने अपनी दक्कन पॉलिसी में कंज्यूम कर लिया और उसमें मिला लिया दोस्तों। कॉन्ट्रीब्यूटर देखो क्या है, उर्दू लैंग्वेज में इन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। कुली कुतुब शाह रोट दीवाने कुतुब शाही। कुली कुतुब शाह जो था उसने दीवाने कुतुब शाही लिखी दोस्तों, याद रखना। और गोल गुम्बद बनवाया किसने, आदिल शाही जो राजा था उसके द्वारा गोल गुम्बद का निर्माण किया गया। अब बात करते हैं जागीरदारी सिस्टम। जागीरदारी क्या, देखो जागीरदारी होता क्या, जागीरदारी सिस्टम दोस्तों, किंग्स के कुछ ऑफिशियल्स होते हैं हु एंजॉय लैंड गिफ्टेड फ्रॉम किंग। जागीरदारी होती है उनकी, वो जागीर होती है जो राजा के द्वारा कुछ भूमि उनके लिए दी जाती है, वो उस भूमि पर एंजॉय करते हैं और वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं। तो दिस वाज द जागीरदारी सिस्टम विच आर ऑफिशियली अनाउंस्ड बाय द किंग एंड हु एंजॉय लैंड गिफ्टेड फ्रॉम द किंग। तो जो एंजॉय करते हैं, जिनको वो भूमि किंग के द्वारा दी जाती है, और ये अलॉटेड की जाती है नॉन इनहेरिटेबल। ही इज अलॉटेड नॉन इनहेरिटेबल land area equivalent to their fee amount called jagir, and it was responsible for maintenance of the financial system of this area, and it was collected revenue and handed over to emperor। दोस्तों इसका जो है रेवेन्यू कलेक्ट करके शासक को, राजा को, एम्परर को हैंड ओवर किया जाता है।
दिस वाज द जागीरदारी सिस्टम। अब जमींदार कम अंडर जागीरदार। अब जागीरदारी सिस्टम में जो जमींदार थे वो जागीरदारी के अंडर में आते थे एंड जागीरदार को रिमूव जमींदार, और जागीरदारों ने बीच में से जमींदारों को हटा दिया दोस्तों। ये पूरा प्रशासन जागीरदारी सिस्टम के अंडर चलता है। गॉट इट? ठीक है, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट जमींदारी सिस्टम दोस्तों। जमींदारी की बात करते हैं। क्या है जमींदारी सिस्टम? देखो, लैंड ओनर्स जो होते थे जमींदारी में, लैंड ओनर्स ये टैक्स कलेक्ट करते थे किसे? पीजेंट से, किसानों से, ऑन बिहाफ ऑफ इंपीरियल कोर्ट और मिलिट्री पर्पज के लिए। यानी कि जमींदारी सिस्टम में लैंड ओनर्स क्या करते थे? टैक्स को कलेक्ट करते थे पीजेंट्स, किसानों से, ऑन बिहाफ ऑफ इंपीरियल कोर्ट और मिलिट्री पर्पज के लिए। एंड ये हेरिडेटरी था, यानी कि आनुवंशिक राइट था ओवर लैंड एंड क्लेम शेयर इन पीजेंट्स आउटपुट, और क्लेम करते थे जो पीजेंट्स का, किसानों का आउटपुट होता था। अब बात करते हैं मनसबदारी सिस्टम की दोस्तों। इसको मनसबदारी सिस्टम को अकबर ने इंट्रोड्यूस किया। मनसब एक तरीके का रैंक होता है, यानी कि मनसब अवार्डेड टू इंडिविजुअल फिक्सेस। उसमें क्या होता था? सैलरी देते थे मनसब में, स्टेटस इन हायरार्की, नंबर ऑफ आर्म रिटेनर्स होते थे जैसे ताबिनान है, ठीक है, सपोज टू बी मेंटेन्ड लाइक दैट, एंड इट कुड बी गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव अपॉइंटमेंट इन कोर्ट ऑल्सो। ये सारी चीजें मनसब यानी कि रैंक के हिसाब से अवार्ड दी जाती हैं, एज ए अवार्ड दी जाती है दोस्तों। इस प्रकार अगर बात करें मनसबदारी वाजी सिंगल सर्विस कंबाइनिंग सिविल प्लस मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो मनसबदारी था एक तरीके से सिंगल सर्विस था जिसमें सिविल और मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंबाइन तरीके से होती। सैलरी कैश में, सैलरी कैन बी पेड इन कैश, यानी कि कैश में दी जाती थी, बट जनरली इट वाज पेड बाय जागीर, जनरली जागीर के रूप में भी दिया जा सकता था। जागीर ग्रांट मीट इट कैन कलेक्ट टैक्सेस, ये क्या करता था? ये टैक्स कलेक्ट करते थे उन जागीर से दोस्तों। अकबर इंट्रोड्यूस दिस मनसबदारी सिस्टम इन 1571। तो अकबर ने ये मनसबदारी 1571 ईस्वी में क्या किया? इंट्रोड्यूस किया विद द हेल्प ऑफ शहबाज खान। किसकी हेल्प से? शहबाज खान की तरफ से। एंड इट वाज ब्रॉड आउटलाइंस की बाई अबुल फजल इन आईन अकबरी, और इसकी जो आउटलाइन दी है वो आईन अकबरी में अबुल फजल ने अच्छे तरीके से दी हुई दोस्तों। नाउ बात करें नेक्स्ट क्या है? ठीक है, तो ब्रॉड आउटलाइन किसने दी? अबुल फजल ने आईन अकबरी में इस मनसबदारी सिस्टम के बारे में। ठीक है, एम्परर कुड डिसमिस देन एट ए विल, अपॉइंटमेंट ऑन रेस ऑफ क्या है? मीर बख्शी। ठीक है, मीर बख्शी होता था। मनसब की रैंक होती थी 500 से ज़्यादा एक मनसब प्राप्त किया जाता था। 500 से 2500 वो अमीर होते थे। 500 से 2500 के बीच में जो मनसब होता था वो अमीरों को दिया जाता था, और जो 500 से ज़्यादा होता था, यानी कि 500 के आसपास वो होता था, 500 से कम मनसब, उनको मनसब बोलते थे दोस्तों। खाने खाना ये हाईएस्ट रैंक होती थी आर्मी में। खाने खाना की उपाधि हाईएस्ट रैंक इन आर्मी, एंड रैंक होता था ये 5000 से ज़्यादा का मनसब उसको दिया जाता था। लाइक किसको? गिवन टू प्रिंस, जो राजकुमार होता था उन्हें 5000 मनसब से ज़्यादा 5000 का मनसब दिया जाता उन राजकुमार को। अब कैटेगराइजेशन ऑफ मनसब, जैसे जात होते थे पर्सनल, ये फिक्स था। जात जो है पर्सनल होते थे, इट वाज फिक्स पर्सनल स्टेटस ऑफ पर्सन एंड ऑल्सो हिज सैलरी, उसकी सैलरी वगैरह क्या होता था? फिक्स होता था, सवार होता था। नंबर ऑफ कैवलरी मैन रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड। धाव बिस्ती की बात करें, 10 to 20 सिस्टम था धाव बिस्ती, एंड मोर देन एंड इक्वल टू 4 10 सवार्स के लिए दी शुड बी 20 हॉर्स, करीब 20 घोड़े वो रखते थे दोस्तों। ठीक है, अब दाग सिस्टम की बात करें, ये दाह बिस्ती हो गया, 10-20 सिस्टम होता था जिसमें 10 सवार करीब 20 घोड़े रखते थे। इस तरीके से है दाह बिस्ती। अब बात करते हैं दाग सिस्टम। ये ब्रांडिंग करना हॉर्स की, ठीक है, ये किसके समय? अलाउद्दीन खिलजी के समय पर ये शुरुआत हुई थी। दाग सिस्टम, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, एंड पीरियडिकली इंस्पेक्शन होता था घोड़ों का टू रिड्यूस गैप बिटवीन द नंबर ऑफ हॉर्समैन और पेपर एंड दोज एक्चुअली एम्प्लॉयड। ठीक है, उनके बीच में दाग सिस्टम था। और थी इजारेदारी सिस्टम, रेवेन्यू जो होता था, रेवेन्यू फार्मर्स एंड एक्सट्रैक्ट रेवेन्यू फ्रॉम पीजेंट्स, इंट्रोड्यूस बाई शाहजहां एंड पॉपुलराइज बाई औरंगजेब दोस्तों। अब भाईचारा सिस्टम था, भाईचारी सिस्टम 1800 की बात करें जॉन लॉरेंस की, एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। इसमें कोई पट्टा नहीं था, कोई ट्रस्ट नहीं था दोस्तों। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में नो पट्टा ऑन ट्रस्ट। अब बात करते हैं कुछ ट्रेवलर्स की बस क्या है। अल मसूदी था, अल मसूदी की बात करें 890 एडी के टाइम पर था। हेरोडोटस ऑफ अरब को बोलते हैं, यानी अल मसूदी को 890 एडी में आया, इसे बोलते हैं हेरोडोटस ऑफ अरब दोस्तों। क्या बोलते हैं? हेरोडोटस ऑफ अरब बोला जाता है। और मुराज उल दहाब को लिखा है इसने, किसने? अल मसूदी के द्वारा मुरज उल दहाब लिखी हुई है वस्तु।
अलबूनी की बात करें, ये महमूद गजनी के समय भारत आया, इसने किताब हिंद लिखी, तहकीक हिंद लिखी, एंड ट्रांसलेट संस्कृत वर्क्स लाइक पतंजलि's ग्रामर इनटू अरेबिक। पतंजलि की जो व्याकरण है उसको अरेबिक में क्या किया, ट्रांसलेट किया दोस्तों। और इसको फादर ऑफ इंडोलॉजी किसको कहते हैं, अल्बिनी को। मार्को पोलो आया, मार्को पोलो दोस्तों वेनेटियन था, वेनेटी से आया था, इटली से, ठीक है। रुकनो ये है रुद्रमा देवी काकतीय डायनेस्टी के समय पे ये मार्को पोलो आया था 1292 से 94 ईडी में दोस्तों। कब, पांड्यन किंगडम के समय, एंड स्टॉप टू कोरोमंडल एंड मालाबार कोस्ट व्हेन रिटर्निंग फ्रॉम चाइना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं इब्न बतूता, मोरक्को, मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया 1333 से 47 ईडी में। रेहला लिखा इसने, रेहला एक ट्रेवलॉग है दोस्तों, ठीक है। निकोलो कॉन्टी ये इटालियन था, देवराय फर्स्ट के समय। गोल्ड एंड स्पाइस ट्रेड किया इसने। अब्दुल रज्जाक ये एमएस डर था, शाहरुख ऑफ टिमूर डायनेस्टी का दोस्तों। और देवराय सेकंड के समय में विजयनगर राज में आया, कहाँ पर, विजयनगर एम्पायर में 1442 से 45 एडी में आया। डोमिंगो पायस ये कृष्णदेव राय के समय पे आया 1520 से 22 के बीच में। एंड डिस्क्राइब इज द नाइगर सिस्टम ऑफ विजयनगर सिस्टम। रॉल्फ फिच आया, इंग्लिश था, अकबर के शासनकाल में। एंटोनियो मोन्सेट पुर्तगीज था, अकबर के शासनकाल में आया। सर थॉमस रो इंग्लिश डिप्लोमेट था, जहांगीर के शासनकाल में 1615 में आया। पीटर मुंडी दोस्तों इंग्लिश था, शाहजहां के काल में आया। निकोलो बनुची आया था, इटालियन यात्री था, 5 मुगल एम्पर शाहजहां से फर्रुखसियत के काल तक रहा था निकोलो बनुची दोस्तों। वहीं बात करते हैं फ्रंकियस बर्नियर की बात करें, ये फ्रेंच फिजिशियन था, औरंगजेब के काल में आया। और ये दारा सुको के क्लोज था दोस्तों। कौन, फ्रंकियस बर्नियर, याद रखना। एंड कंपेयर इंडिया एज इंफीरियर टू यूरोप एंड ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर बुक दोस्तों। जीन बैप्टिस्ट ट्रेवेनियर आया जो फ्रेंच था, शाहजहां औरंगजेब के काल में आया दोस्तों। कुछ टर्म्स है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे अमील गुजर की बात करें, ये कलेक्ट करता था रेवेन्यू सिस्टम, ठीक है। जाम होता था जमा, अमाउंट असेस होता था, हासिल होता था, अमाउंट कलेक्टेड होता था। 2 टाइप्स के पीजेंट है 7वीं सेंचुरी में। एक तो खुद कास्ता होता था, रेजिडेंट ऑफ द विलेज इन विच दे हैड देयर लैंड्स, पाही कास्ता होता था। नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर्स हु बिलोंग टू अदर विलेजेस कल्टिवेटेड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस दोस्तों, उन्हें बोलते थे पाही कास्ता दोस्तों, पाही कास्ता, ठीक है। खुद कास्ता और पाही कास्ता होता था। जो खुद कास्ता होते थे वो रेजिडेंट ऑफ विलेज होते थे, जहाँ वो अपनी लैंड को क्या करते थे, दे हेल्ड देयर लैंड, अपनी भूमि उनकी होती थी। और ये नॉन रेजिडेंट कल्टिवेटर होते थे, उन्हें पाई कास्ता कहा जाता था, जो गांव से बिलोंग करते थे बट कल्टिवेटेड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये खेती करते थे, कल्टिवेट करते थे। कुछ मर्चेंट्स की बात करें, कौन है ये मर्चेंट्स हैं दोस्तों। मसातुवान ये तमिल में है, सेठीज एंड सातवान्स के प्राकृत में, चेटियार हैं ये दोस्तों। टैक्सेस की बात करें, जैसे बुजुआत होता था कैटल टैक्स, हक सरब होता था इरीगेशन टैक्स, खिजरवात होता था वेजिटेबल टैक्स, गल्लाई चुंगी ग्रीन टैक्स होता था। ब्रिटिश इंडिया की बात करें, जोतदार ये रिच रैयत होते थे, मंडल विलेज हेडमैन होते थे, अमला होता था ऑफिसर ऑफ जमींदारी अपॉइंटेड बाई कोर्ट होता था, अधियार बरगदार होते थे शेयर क्रॉपर दोस्तों, ठीक है। और बात करते हैं आमिल रेवेन्यू कलेक्शन का काम करता था। दाम होता था कॉइन सिक्का, दीन होता था रिलीजन, दीवान होता था फंक्शन ऑफ फाइनेंस, दीवानी अर्ज होता था मिनिस्ट्री ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, और दीवानी इंसा ये मिनिस्ट्री ऑफ रॉयल कॉरस्पोंडेंस होते थे, ठीक है। दीवानी कुल होता था वजीर ऑफ चीफ इंपीरियल फिजिकल मिनिस्टर्स होते थे। विमांस क्या होते थे, ये टावर ऑफ टेम्पल, वक्फ ग्रांट टू मुस्लिम रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो आज भी वक्फ बोर्ड का जो चेंज किया गया। वतनीदार क्या होते थे, वतनदार होते थे। देसाई और देशमुख विलायत क्या होते थे, ये स्पिरिचुअल टेरिटरी ऑफ सूफियों की स्पिरिचुअल टेरिटरी को विलायत कहते थे। वजूहत होता था टैक्स ऑन कैटल। जब्त क्या होता था, ये रेवेन्यू बेस्ड ऑन लैंड मेजरमेंट पर जब्त होता था। और जवाबित ये नॉन शरीयत स्टेट लॉ होते थे, उन्हें जवाबित कहा जाता था दोस्तों, ठीक है। तो ये और भी है, कुछ और बात करते हैं। जैसे ममलूक उन्हें स्लेव कहा गया, गुलाम। और मीर बख्शी ये मिलिट्री डिपार्टमेंट देखता था। मीर समान ये सप्लाई डिपार्टमेंट देखता था। मुकद्दम विलेज को हेड करता था। नगरम ये असेंबली ऑफ मर्चेंट्स इन चोला पीरियड में ये नगरम होती थी। ननकार होती थी, ननकार क्या है, ननकार होती थी पोर्शन ऑफ रिवेन्यू जो जमींदार को दिया जाता, पोर्शन ऑफ रेवेन्यू गिवन टू जमींदार, उसे बोलते थे ननकार, याद रखना। परगना दोस्तों अराउंड 100 विलेज को परगना कहते थे। कानून को केयर टेकर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स को केयर टेकर होता था, उसे कानून को कहते थे। सभा ये असेंबली थी ब्राह्मण की चोला पीरियड में। सदुर होता था, ये क्या होता था, एक्सेलेस्टियल अफेयर्स होता देखता था, ठीक है। नेक्स्ट सरकार की बात कर रहे हैं, ये एडमिनिस्ट्रेशन देखता था, जो यूनिट थी इसकी परगना की।
ये शेख ज़्यादा होता था, इंडियन मुस्लिम नोबिलिटी होती थी, सरिया मुस्लिम लॉ, सिकदार होता था, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट का हेड होता था, उसे सिकदार कहते थे। सोनदार एक तरीके का लोन था, तकावी ऋण था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दीवानी रिसालत। दीवानी रिसालत रिलीजियस अफेयर का था। दीवानी बिजारत फाइनेंस का डिपार्टमेंट था, किसका? फाइनेंस का। फौजदार होता था इंचार्ज ऑफ सरकार, इंचार्ज ऑफ सरकार होता था ये फौजदार। गज की बात होती है, ग्रेन मार्केट होता था गंज। गोमस्ता क्या होता था? कॉमर्शियल एजेंट होता था। हुन होता था एक गोल्ड कॉइन, हुन, ठीक है। हुंडी क्या होती थी? हुंडी होती थी बिल ऑफ एक्सचेंज। इबादत खाना हाउस ऑफ वर्शिप था, ठीक है, जो रिलीजियस था। खालसा लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली टू इंपीरियल ट्रेजरी में जाता था, जो राजकोष में। खोत्स क्या होते थे? खोत्स ये विलेज हेड होते थे। खुम्स क्या था? टैक्स ऑन प्लंडर, लूटपाट का जो टैक्स होता था उस पर टैक्स लगता था, लूटपाट पर खुम्स। खुतबा क्या होता था? खुतबा होता था ए सरमन मेड इन फ्राइडे मॉस्क। और मदद मास क्या होता था? टैक्स फ्री ग्रांट्स होती थी जो लैंड, टैक्स फ्री ग्रांट्स ऑफ लैंड दोस्तों। नेक्स्ट था मलफजुआत, ये होता था सेइंग ऑफ सुफिशिएंट, ये होती थी मलफजुआत सेइंग ऑफ सुफिशिएंट। ये सारी चीजें से रिलेटेड हैं दोस्तों। कुछ और भी देख लेते हैं जो आए हुए क्वेश्चन है। सूबा, सूबा होता था उसको प्रोविंस बोलते थे। टंकाज होता था सिल्वर कॉइन। उमरा होता था कलेक्टिव टर्म ऑफ नोबिलिटी, उन्हें उमरा बोलते थे। उर होता था कॉमन विलेज असेंबली इन चोला पीरियड, उसे उर बोला जाता था, उर दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कंप्लीट हो चुका है मिडेवल के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन या मिडेवल हो सकता है दोस्तों, एक सवा घंटे में कंप्लीट करके दिया है। और ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट इनको पॉइंट टू पॉइंट पूछा जाता है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं और ऐसे ही आते हैं। बहुत सारी बुक्स हैं, इनकी भी थोड़ी बात कर लेंगे और थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में जो बुक्स वगैरह उनकी बात करेंगे। यहाँ पर आपका मिडेवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है दोस्तों। यहाँ से बाहर एग्जाम में अगर इसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो यहाँ से बाहर शायद ही क्वेश्चन आपका बनेगा दोस्तों, ठीक है। तो मिडेवल कंप्लीट हो गया है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों और अपने दोस्तों तक पहुँचाइए। और बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।